ठीक है। तो अकाउंट जब आप क्रिएट कर लेते हो अपना AWS के ऊपर, तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको नॉर्मली AWS की स्क्रीन दिखती है, डैशबोर्ड दिखता है आपको कुछ इस टाइप का। कहाँ पे क्या चीज होती है आपको उसका पता होना चाहिए, कैसे सर्च कर सकते हो आपको उस चीज का पता होना चाहिए, कोई भी सर्विसेज आपको यूज करनी है तो कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है। तो पहला यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में जो ऊपर AWS लिखा हुआ है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आप कहीं पे भी हो, जैसे मैं यहाँ पे EC2 के अंदर जाता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए, और अगर मैं यहाँ पे वापस AWS के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, आपको AWS की कंसोल जो होम स्क्रीन होती है हमारी उसके ऊपर वापस ले आएगा, होम स्क्रीन के ऊपर वो आपको स्विच कर देगा। कि जो आपकी होम स्क्रीन कंसोल आपका डैशबोर्ड होता है उसके ऊपर वो उसको स्विच कर देता है, चाहे वो किसी भी सर्विसेज के अंदर बैठे। उसके बाद जो सर्विसेज होती हैं, जो भी जितनी भी सर्विसेज AWS आपको प्रोवाइड करता है, चाहे वो आपका सर्वर क्रिएट करना हो, या आपका स्टोरेज क्रिएट करना हो, या कोई डाटाबेस क्रिएट करना हो, नेटवर्क क्रिएट करना हो, आपको कुछ भी क्रिएट करना है, वो सारी की सारी आती है आपकी सर्विसेज के अंदर में। ठीक है। आप सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो सर्विसेज के अंदर में पहले आपको देता है रिसेंट विजिटेड आइटम। अब जो भी चीज आपने रिसेंटली विजिट की है, जैसे अभी हमने EC2 को खोला था, फिर हमने कंसोल होम पे क्लिक किया था तो हम कंसोल पे आ गए थे, तो वो रिसेंट विजिटेड आइटम को आपके रिसेंट विजिटेड में शो करेगा। फेवरेट, फेवरेट में किसी चीज को आपको ऐड करना है, मान लो मैं मुझे रोज लॉगिन करना होता है AWS कंसोल में, बट मैं जो सर्विसेज यूज करता हूँ वो 3 से 4 सर्विसेज यूज करता हूँ। मान लो मेरा स्टोरेज मुझे क्रिएट करना है, तो जैसे मैं यहाँ पे स्टोरेज पे जाता हूँ, S3 मुझे यूज करना होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे मुझे S3 दिख रहा है, S3 हमारा स्टोरेज होता है यहाँ पे। ठीक है। S3 को मुझे फेवरेट में ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे देखिए फेवरेट के आगे, इसके आगे एक स्टार बना हुआ है, राइट। अगर मैं स्टार के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा फेवरेट के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर मैं स्टार को हटा देता हूँ यहाँ से, जैसे ही देखिए ऑरेंज हो गया ये अभी, तो दैट मीन्स कि हमने ये फेवरेट में ऐड कर रखा है। किसी और सर्विस को ऐड करना, आप उसको सामने स्टार पे क्लिक कर दीजिए, वो भी आपके फेवरेट में ऐड हो जाएगी। अगर रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। किसी और सर्विसेज को आपको यहाँ पे फेवरेट में ऐड करना है, जैसे कंप्यूटर में जाते हो, EC2 को आपने यहाँ पे ऐड कर रखा है तो EC2 आपका फेवरेट में मिलेगा। तो जो भी सर्विसेज आपको फेवरेट में ऐड करनी है, फेवरेट में ऐड करने का मतलब क्या होता है कि आपको बार बार वो चीजें मैनुअली सर्च नहीं करनी पड़ेंगी कि कहाँ पे है वो सर्विसेज। अब कई बार कंपनी में क्या होता है, जो आपका ये सर्च वाला ऑप्शन होता है, ये वाला ऑप्शन, इसको डिसेबल कर देते हैं, सर्च नहीं ऑप्शन इनेबल रखते हैं। तो फिर उस केस में आपको क्या करना होता है, आपको आपकी सर्विसेज के अंदर जाने के बाद, जैसे मुझे EC2 खोलना है या मुझे RDS खोलना है, तो RDS का आपको पता होना चाहिए कि RDS डाटाबेस के अंदर होती है, तो मैं डाटाबेस में जाऊंगा, डाटाबेस के अंदर मुझे RDS को सर्च करना पड़ेगा। और अगर आपने उसको फेवरेट में ऐड कर रखा है तो वो आपको वहां पे फेवरेट में शो होगा। तो फेवरेट में ऐड करने का यही बेनिफिट होता है कि आपको मैनुअल सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो डेली बेसिस पे आप यूज करते हो वहां से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो फेवरेट से। फेवरेट से आपको हटाना है तो आप स्टार के ऊपर दोबारा से क्लिक कर दीजिए, ये आपके फेवरेट से हट जाएगा। ठीक है। ये ऑल सर्विसेज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑल सर्विसेज शो करेगा राइट साइड में, जितनी भी सर्विसेज आपकी AWS ने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है आपको। ये अल्फाबेटिक में प्रोवाइड करता है, जैसे A लेटर है तो A से पहले आपको सारी दिखाएगा, फिर B वाली, फिर C वाली। ठीक है। और यहाँ पे आपको थोड़ा वो ग्रुप टाइप में बना देता है, जो आपकी जितनी भी सर्विसेज आपको AWS देता है उसने उसके ग्रुप बना दिए। जैसे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, मतलब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में आपको जो सर्वर हम क्रिएट करते हैं उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन होंगे सारे आपको कंप्यूटर वाले ऑप्शन में मिलेंगे। स्टोरेज के ऑप्शन जो भी होंगे आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन में मिलेंगे। जो सिक्योरिटी और आइडेंटिटी, जो हमारा यूजर मैनेजमेंट होता है इसके अंदर, वो आपका सिक्योरिटी आइडेंटिटी के अंदर यहाँ पे मिलेगा आपको IAM के रोल के नाम से, और सारे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये ग्रुप्स बना दिए हैं, और ग्रुप्स के अंदर आपने वो सारी चीजों को इन्होंने ऐड कर दिया। डाटाबेस के अंदर जाओगे, डाटाबेस के अंदर आपको डाटाबेस जो हमारी होती है सर्विसेज होती है AWS की, वो सारी मिलेंगी। तो यहाँ पे इन्होंने ये ग्रुप वाइज बना दिए हैं, और यहाँ पे ऑल सर्विसेज के अंदर आपकी सारी की सारी सर्विसेज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे जाके आप सर्च कर सकते हो। कोस्ट मैनेजमेंट के अंदर जाओगे तो कोस्ट से रिलेटेड जो हमारी बिलिंग्स वगैरह होती हैं, उस कोस्ट से रिलेटेड आपको बजट सेट करना है, फिल्टर लगाना है, कुछ सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। अब ये तो होगी आपको कि यहाँ पे आपको ऑल सर्विसेज के अंदर ये सारी सर्विसेज आपको शो करता है। ऑल सर्विसेज में आप यहाँ पे आके देखते हो तो यहाँ पे भी ये शो करता है। अगर आप नॉर्मली यहाँ पे व्यू ऑल सर्विसेज पे क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे सारी सर्विसेज दिखाना शुरू कर देगा। कंप्यूटर के दिखा देगा ग्रुप वाइज, कंटेनर, स्टोरेज। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये शो करना शुरू कर, जो भी सर्विस आपको यूज करनी है आप वो सर्विस यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
अब कई बार होता है कि आपको यार बार बार ये चीजें अपना सर्च ऑप्शन इनेबल है और आपको नहीं जरूरत है कि मैं यहाँ पे सर्विसेज में जाऊँ और वहां पे जाऊँ, तो आप उस सर्विसेज का नाम यहाँ पे टाइप करें। जैसे मुझे आरडीएस को ओपन करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल आरडीएस लिखूंगा और वो आपको आरडीएस ओपन कर देगा। और अमेजोन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अमेजोन का जो भी सर्विसेज अमेजोन प्रोवाइड करता है, चाहे वो आपकी इसकी खुद की हो या फिर मार्केट प्लेस की कोई सर्विसेज हो जो इनकी मतलब वेंडर्स वगैरह के साथ लिंक होते हैं इनके, उनसे रिलेटेड कोई सर्विसेज हो, तो जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनसे रिलेटेड स्टडी डॉक्यूमेंट आपको साथ में प्रोवाइड करता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है स्टडी के लिए। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे आरडीएस में देख रहा हूँ तो यहाँ पे ये सर्विसेज शो कर रहा है। अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे फीचर्स दिखा रहा होगा आपको, और नीचे आऊंगा तो सर्विसेज ब्लॉग्स वगैरह इससे रिलेटेड दिखा देगा, और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो हमारे डाटाबेस हैं, जो डाटाबेस आपको प्रोवाइड करता है एडब्ल्यूएस, जैसे आरडीएस मारिया डीबी या माई एसक्यूएल डाटाबेस है, इससे रिलेटेड आपको कुछ स्टडी करनी है तो आप इसको न्यू टैब में ओपन कीजिए, इसकी पूरी स्टडी गाइड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ, पूरा का पूरा इन्होंने स्टडी गाइड दे रखा है यहाँ पे, कैसे क्या चीज करते हो, कैसे काम करता है आपका, पूरी की पूरी यहाँ पे आपको यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर यहाँ पे आप ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन एडब्ल्यूएस का पढ़ लेते हो ना, तो एक प्रकार से आप एडब्ल्यूएस के मास्टर बन जाओगे अगर आपने पूरा पढ़ लिया अच्छे से। ये आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ देता है कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। आपको थ्योरेटिकल नहीं है कि सिर्फ थ्योरेटिकल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वही पढ़ना है, आपको नहीं, प्रैक्टिकल भी देता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये बना रखा है, लोग कोड सिस्टम लिख रखा है, तो यहाँ पे ये कोडिंग के थ्रू आपका पूरा सिस्टम है, पूरा कैसे काम करते हैं हम धीरे धीरे करके दिखाऊंगा आपको। तो हर एक चीज का डॉक्यूमेंट मिलेगा, ये नहीं कि आरडीएस का, जैसे में EC2 करते हैं, EC2 हमारा सर्वर होता है, EC2 का आपको पहले सर्विसेज दिखाएगा, उसके बाद नीचे जाओगे आप यहाँ पे तो यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन भी मिलेगा आपको। EC2 अमेजोन EC2, EC2 शेड्यूलर क्या होता है, अमेजोन EC2 क्या है, पूरी की पूरी गाइडें मिलेंगी आपको यहाँ पे। अगर जैसे अमेजोन EC2 पढ़ते हैं, इम्प्लीमेंटेशन गाइड इसकी कुछ पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी, थ्योरेटिकल भी मिलेगा, प्रैक्टिकल भी मिलेगा, इसके पूरे फैमिली टाइप क्या होते हैं, की पेयर कैसे क्रिएट करते हो, कैसे क्या होती है, हर एक चीज आपको वहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप टू स्टेप देगी। तो अमेजोन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि उसमें आपको साथ के साथ आपके डॉक्यूमेंट भी देता है स्टडी करने के लिए। तो ये सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मतलब सर्विसेज के अंदर जाके आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है मैनुअली कौन सी सर्विसेज कहाँ पे है, नहीं, आप यहाँ पे नाम टाइप कर दीजिए जिसमें AWS बैकअप लिखते हैं, तो ये आपको AWS बैकअप फीचर जो है इसका वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। आपको सर्विस का नाम पता होना चाहिए कि आपको सर्च क्या करना है, आप वो टाइप करेंगे आपकी चीज ओपन हो जाएगी आपके सामने। जैसे मैं AWS बैकअप ओपन करता हूँ तो AWS बैकअप आपको यहाँ पे शो कर देगा, सर्विसेज है जो AWS बैकअप, इसके बारे में आपको ये बता भी देगा यहाँ पे कि ये काम क्या करती है, कैसे करती है। एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो जैसे आप जिस सर्विसेज पे भी जाते हैं, जो भी सर्विसेज ओपन करते हैं, थोड़ा बहुत तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर ही दिखा देता है कि वो सर्विसेज है क्या है, कैसे काम करती है, प्राइसिंग क्या होता है उसका, सपोर्टेड सर्विसेज कौन सी होती है, उन चीजों के बारे में थोड़ी डिटेल में तो आपको वहां पे ही दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये सर्च फीचर है आपका, यहाँ पे आपका जो काम करता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखते हो जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे, ये क्लाउड सेल। क्लाउड सेल का मतलब क्या है कि जैसे हम विंडोज के अंदर क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, राइट, लिनक्स के अंदर हम टर्मिनल ओपन करते हैं, तो उसी तरीके से AWS ने क्या कर रखा है, आप यहाँ पे जो भी काम कर रहे हो, अभी तो हम कंसोल पे काम कर रहे हैं, आपको पता है कि यार मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद मुझे ऑल सर्विसेज के अंदर जाना है, स्टोरेज के अंदर जाना है, S3 को ओपन करना है, राइट, ये काम कर रहे हो आप कंसोल के थ्रू, आप मैनुअली क्लिक करते हो जहां से जहां पे जाना है, राइट, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, तो ये चीज तो अभी आपकी मैनुअली क्रिएट करते हैं, मैनुअली हम उसको जगह पे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे जो क्लाउड सेल, अगर मैं यहाँ पे क्लाउड सेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या करेगा, ये आपको एक टर्मिनल टाइप में ओपन करके दे देगा क्लाउड सेल।
अगर अब बंदे आपको पता है ना, जो बंदे मतलब जिसका कमांड लाइन पे कोडिंग पे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो बंदे फिर कमांड लाइन ही यूज करते हैं ज्यादा। तो यहाँ से आप सारी चीजें काम कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हो, जो सारी चीजें हम कंसोल के थ्रू। सारे के सारे आपको पूरा कंसेप्ट पूरा पता होना चाहिए कि कौन सी कमांड से क्या होता है। तो सारे के सारे काम जो आप कंसोल के थ्रू करते हो, वही सारे काम आप यहाँ पे आपको सर्वर क्रिएट करना है, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करनी है, VPC क्रिएट करना है, सब कुछ आप यहाँ से। हाँ, टर्मिनल आपको बिल्कुल लिनक्स के जैसे ही मिलेगा इसका। ठीक है। एक और होता है इसका, एक AWS का टूल है इसका ही, AWS CLI। मतलब CLI क्या होता है, AWS इसका कमांड लाइन इंटरफेस होता है। जैसे हमारे इसमें बोलते हैं ना, आप लिनक्स में बोलते हैं कि लिनक्स के आपको दो टाइप के मोड मिलते हैं, आपको एक ग्राफिकल कंसोल होता है, आपका ग्राफिकल मोड होता है, और दूसरा टर्मिनल मोड होता है। तो यहाँ पे अगर आप अपने मतलब जैसे कमांड लाइन, ये भी हमारा कमांड लाइन ही हो गया इसका, राइट। जो ये क्लाउड सेल ओपन कर रखा है, ये भी कमांड लाइन हो गया। ये हमारा कंसोल में हो गया इसका। और एक मेरा टूल आता है इसका, अगर मैं अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करता हूँ, मैं विंडोज के ऊपर इंस्टॉल कर लूँ, मैक पे इंस्टॉल कर लूँ, या लिनक्स वाले में उसके ऊपर टूल इंस्टॉल कर दूँ, तो वहां से अगर मुझे कमांड लाइन के थ्रू काम करना है मेरे AWS अकाउंट के ऊपर, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ मेरा यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होगा अपना कमांड लाइन से लॉगिन करने के लिए इसको। जैसे ही मैं लॉगिन कर जाऊंगा वहाँ पे सक्सेसफुली, उसके बाद आप उसका वहाँ पे अपने लैपटॉप पे, आपको जरूरत नहीं है बार बार आपका कंसोल ओपन करोगे और वहां पे जाके आपका अपनी डिटेल्स को चेक करोगे, कोई सर्वर क्रिएट करना है सर्वर क्रिएट करोगे, टर्मिनेट। हाँ, 40 ड्राइव में ही होता है वो भी आपका। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए अगर यूज करना है। तो मैं आपको कमांड लाइन के थ्रू लॉगिन करके दिखाऊंगा, जो इसका टूल होता है उस पर कैसे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका होता है इसका क्लाउड सेल। इसके बाद ये नोटिफिकेशन सर्विसेज है आपको यहाँ पे, जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहते हैं, आपके बिलिंग से रिलेटेड हो, कोई आपने काम किया है, कोई आपने यूजर अकाउंट क्रिएट किए हैं, उससे रिलेटेड अगर आपने नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन शो करता है आपके। अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं शो कर रहा क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है इसको, तो आपको यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा कुछ, बट ये नोटिफिकेशन आते हैं आपके। इसके बाद आती है स्पोर्ट। जो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है स्पोर्ट, कि आपको आपके AWS अकाउंट, अब देखो क्या होता है कि अभी जो हम अकाउंट यूज कर रहे हैं, हम फ्री वाला अकाउंट यूज कर रहे हैं, राइट। तो फ्री वाले अकाउंट में तो AWS क्यों सपोर्ट देगा हमें खाम, क्योंकि हम कौन सा उनको पैसा पे कर रहे हैं उस चीज के लिए। बट अब कंपनी में होता है तो कंपनी वाले अपना इंटरप्राइज या तो किसी पार्टनर के साथ कनेक्ट करके अपना उनसे अपना मतलब सर्वर वगैरह के लिए, उसके वगैरह के मतलब सर्वर जो भी सर्विसेज उनको यूज करनी होती है, मतलब एक प्रकार से वो मतलब एग्रीमेंट कर लेते हैं AWS के साथ कि मुझे 2-3 साल के लिए अपने सर्वर यूज करने हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंग एग्रीमेंट होते हैं जो भी, फिर वो सपोर्ट भी ले लेते हैं उनसे कि अगर कभी मेरे सर्वर पे कुछ इशू आता है, वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या किसी भी टाइप का कोई भी इशू हो, तो अगर मुझे कभी कोई इशू आता है, या मुझे मेरी जो मैं सर्विसेज यूज करता हूँ, जो आपने मुझे बाय डिफॉल्ट सर्विस आप देते हो, अगर वो सर्विस मुझे कम पड़ जाती हैं और मुझे उनको फ्यूचर में इंक्रीज करवाना है, उनके लिमिट को एक्सटेंड करवाना है, तो फिर हमें AWS में केस ड्रॉप करना होता है उसको एक्सटेंड करवाने के लिए। और जब हम एक्सटेंड करवाते हैं तो फिर आपकी सर्विस को वो एक्सटेंड कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। तो वो आपके यहाँ से सपोर्ट केस के थ्रू होते हैं। तो सपोर्ट पे आप जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप सपोर्ट सेंटर दिख रहा है, सपोर्ट सेंटर पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपसे दो चीजें पूछता है कि आपको जो सपोर्ट चाहिए वो किस टाइप का सपोर्ट चाहिए, आपको अकाउंट और बिलिंग से रिलेटेड चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। टेक्निकल में तो आपके सर्वर वगैरह या मतलब कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे रिलेटेड आपके चले जाएंगे। और अकाउंट और बिलिंग से रिलेटेड मतलब मेरा अकाउंट से लॉगिन नहीं हो रहा, कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, बिलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, उससे रिलेटेड आपको कोई चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे टेक्निक उसमें बिलिंग में ऑप्शन में देगा। तो आपके स्पोर्ट्स की केसेस की हिस्ट्री पूरी, ये कैसे करते हैं कैसे मैं आपको दिखाऊंगा, बट आपको पता होना चाहिए कि आपका ये स्पोर्ट जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे स्पोर्ट सेंटर होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन, जो हम यहाँ पे सर्च कर रहे थे, नीचे आपको डॉक्यूमेंट शो करता था, ट्रेनिंग शो करता था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे भी शो करता है, हेल्प के लिए होती है। डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे आप यहाँ पे, तो AWS की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है। वेलकम टू AWS डॉक्यूमेंटेशन। किस चीज के बारे में आपको स्टडी करना है वो चीज आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे स्टडी करना स्टार्ट करेंगे।
जैसे मैं EC2 को करता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कौन सा करना है, लिनक्स का करना है, विंडोज करना है, निट्रो इंक्लूसिव एपीआई के थ्रू करना है, तो CLI के थ्रू करना है, कैसे करना है वो आपसे पूछता है। ऑटो स्केलिंग वाले के थ्रू करना है EC2, मतलब जो EC2 सर्वर हम क्रिएट करते हैं, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं उनको क्रिएट करने के, किन सर्विसेज के साथ आपको यूज करना है उसको, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे देता है। इलास्टिक कंप्यूट, ठीक है, तो इसमें EC2 बोलते हैं इसको, इलास्टिक कंप्यूट होता है ये। नॉर्मल हमारा जो एजूर होता है, एजूर के अंदर हम वर्चुअल मशीन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हो ना, ऊपर नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है, Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड डॉक्यूमेंटेशन, तो ये EC2 को इलास्टिक कंप्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करता है। सबसे बढ़िया बेनिफिट यही है इसका AWS का, कि आपको कुछ भी स्टडी करना है, कुछ भी मिलना चाहे, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। CLI डॉक्यूमेंटेशन हो गया इसका, और उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड है, कोई फीडबैक सेंड करना आपको AWS को, आप वो सेंड कर सकते हो यहाँ से ही। उसके बाद आपको यहाँ पे देता है ऑप्शन, यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको ग्लोबल, तो ग्लोबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आते हैं बाय डिफॉल्ट जो होती है चीज, वो होती है आपकी लोकेशन। लोकेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि लोकेशन नहीं बोलेंगे हम उसको, यहाँ पे हम लोकेशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हम रीजन्स। AWS के अंदर रीजन्स बोला जाता है आपका। और अब जो सर्विस आपकी, जो सर्विस आप जो काम कर रहे हो, मानो आपने EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, आपने स्टोरेज क्रिएट करना है, आपने VPC क्रिएट करना है, तो जो सर्विस आप यूज करोगे, वो सर्विस कहाँ पे क्रिएट करनी है आपको, वो लोकेशन आपसे पूछता है। अब जैसे यहाँ पे आपको ये ग्लोबल दिख रहा है, तो ग्लोबल का मतलब होता है कि जो सर्विस आप अभी यूज कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स सेंटर ओपन कर रखा है, तो जो मेरा यहाँ पे AWS का स्पोर्ट्स सेंटर है वो आपका ग्लोबली है, मतलब एक ही स्पोर्ट्स सेंटर है वो आपका। ऐसा नहीं है कि वो हर एक रीजन के अंदर अलग अलग है, मतलब इनके स्पोर्ट्स सेंटर हो सकता है कि इन्होंने ऑफिस जो बना रखे हैं वो हर एक जगह पे हो, बट उनका जो AWS कंसोल पे है वो आपको एक ही अकाउंट के अंदर ग्लोबली में, अगर आप कोई भी केस, मान लो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, मान लो किसी में गया, मान लो मैं EC2 में हूँ, मैंने कोई केस लॉक कर दिया, यहाँ से मुझे कोई टिकट लॉक करनी है, अब यहाँ पे देखिए आपके रीजन हाईलाइट हो गए सारे के सारे, राइट। US नॉर्थ वर्जीनिया, ये आपके रीजन्स होते हैं, लोकेशन होती हैं। नॉर्थ वर्जीनिया US, इसके करेक्ट, जो इनके डाटा सेंटर होते हैं। अब जो इनके डाटा सेंटर होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, US ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया, मुंबई में है इसका, इसका है, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, एशिया स्पेसिफिक यहाँ पे मुंबई है, अभी हैदराबाद का शायद स्टार्ट हुआ नहीं है, मुंबई का ही आता है बस इसका अपना भी। ऐसा नहीं है कि आप यही ले सकते हो, आप लोकेशन आप कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो अपना अकाउंट यूज करना है, जहां पे भी आपको सर्वर क्रिएट करना है, आप वहां पे यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, बट जो आपकी बिलिंग होगी वो वहां की लोकेशन के हिसाब से चार्जेस, ठीक। दूसरी चीज क्या होगी, जो अब मान लो मैं बैठा हूं, मुझे बिजनेस करना है इंडिया के अंदर, राइट, और मैंने सर्वर मेरा क्रिएट कर दिया US के अंदर, तो अब जो मेरा ट्रैफिक इंडिया से US के सर्वर पे जाएगा, तो उसके लिए बैंडविड्थ भी अच्छी चाहिए, राइट। जो मेरा रिस्पॉन्स आएगा, मैं US के सर्वर पे पहले हिट करूंगा, वहां से मेरे पास वापस रिस्पॉन्स आएगा, तो वो टाइम थोड़ा ज्यादा लेगा। तो डिपेंड आप पे है, आप कौन सी चीज यूज करना चाहते हो। अब आपको इंडिया में ही यूज करना है तो आप इंडिया में यूज कर लो। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे जो बिजनेस है हमारा वो US में है सारा, तो ट्रैफिक वहीं से आता है, हम लोग एक्सेस करते हैं सर्वर को, सिर्फ हम टेक्निकल काम करने के लिए एक्सेस करते हैं। बट जो नॉर्मल बिजनेस होता है, जो मतलब जैसे इंश्योरेंस का काम होता है, जो भी
कस्टमर को एक्सेस करनी होती है, वो सारे यूएस के बंदे ही एक्सेस करते हैं। तो वो बंदे हमारे यहाँ पे जो डाटा सेंटर बने हुए हैं वो सारे के सारे हमारे यूएस के रीजन्स के अंदर बने हुए हैं। मुंबई में कुछ सर्वर है जो हमारे लोकल सर्वर बना रखे हमने, कुछ मॉनिटरिंग के लिए, कुछ और चीजों के लिए, वो सर्वर यहाँ पे है। बाकी सारे सर्वर हमारे यूएस ईस्ट और यूएस वेस्ट में है, नॉर्थ वर्जीनिया में और ओरेगन में। इन दो रीजन के अंदर हमारे मोस्टली सर्वर है। ठीक है, अब ये जो होता है यहाँ पे, ये आता है आपका रीजन। अब रीजन का होता है जैसे नॉर्थ वर्जीनिया। नॉर्थ वर्जीनिया क्या है, एक लोकेशन है, मतलब एक जैसे ये नहीं बोलते हम कि कंट्री है, कंट्री नहीं, एक सिटी टाइप ले लो, मान लो अपना दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया। ठीक है, अब मुंबई के अंदर भी ऐसा नहीं है कि मुंबई के अंदर इनका डाटा सेंटर एक ही होगा, नहीं, मुंबई के अंदर 3 जगह पे इनका डाटा सेंटर मिलेगा आपको कम से कम। जो AWS आपके सर्विसेज प्रोवाइड करता है जितने भी, वो आपको जैसे यूएस नॉर्थ वर्जीनिया है, इसके अंदर इनके 6 जगह पे डाटा सेंटर है। और जो मिनिमम इनके डाटा सेंटर की लिमिट होती है वो होती है 3। तो यहाँ पे हम इसके अंदर डाटा सेंटर नहीं बोलते, इसके अंदर बोलते हैं हम अवेबिलिटी जोन्स, कि मतलब जोन कहाँ कहाँ के पे है इनके। अगर आपका एक जगह पे इनका डाटा सेंटर, मतलब एक अवेबिलिटी जोन इनका डाउन हो जाता है, तो बैकअप कहाँ पे है उसका, दूसरी जगह पे। तो नॉर्मली एक डाटा सेंटर, मतलब इनके जो रीजन अवेबिलिटी जोन होते हैं, वो आपका एक रीजन के अंदर 3 मिनिमम होते हैं। मैक्सिमम इनके मतलब कुछ रीजन है सिर्फ, जैसे नॉर्थ वर्जीनिया है और एक दो और रीजन है जिसके अंदर इसकी लिमिट 3 से ज्यादा है। ठीक है, ये चीज आपको चेक करनी है, तो आप इसको चेक कर सकते हो, एक AWS के डॉक्यूमेंटेशन में ये चेक मिल जाएगा ये आपको। AWS पर यहाँ हाँ, मिल जाएगा गूगल पे, AWS रीजन एंड अवेबिलिटी जोन के नाम से सर्च करते हैं यहाँ पे, और ये आपको दिखा देगा यहाँ पे। ये पूरा मैप दिखा देता है आपको। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका में दिखा रहा है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर अभी अभी मतलब इसके जो लोकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, जो ये ग्रीन दिख रही है इनका मतलब है ये अभी एक्टिव है और रीजन है ये रीजन है, इनके अंदर भी 2-3 जगह पे आपके डाटा सेंटर होते हैं। तो ये अलग अलग लोकेशन पे हैं इनके रीजन्स। ठीक है, जो ये रेड में दिख रहा है ये अभी कमिंग सून में है, मतलब जो ये लॉन्च करने वाले हैं। अब अगर आप नीचे आते हो थोड़ा सा, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो यूएस वेस्ट के अंदर ओरेगन रीजन, तो ये रीजन तो एक है ओरेगन के नाम से, बट इसके अंदर आपके अवेबिलिटी जोन कितने हैं, 4 हैं। ये भी आपको चूज करने पड़ते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। जैसे तो जब भी आप कोई भी बाय डिफॉल्ट नेटवर्क आपके उस पर सेलेक्ट करते हो, तो आपका ऑटोमेटिक रीजन पिक हो जाता है वहां पे। अब मेन चीज होती है आपको जब ये इनका यूज कब होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब आपको कोई सर्वर को रिस्टोर करना हो, किसी सर्वर में कुछ इशू हो रहा है, आपको ट्रबल शूटिंग करनी है, तो वो फिर सेम लोकेशन पे हमें सारी चीजें क्रिएट करनी होती है टेस्टिंग करने के लिए। तो जब हम इसको करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीजें कैसे होती है, कहाँ पे कैसे हम सेलेक्ट करते हैं चीजें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि रीजन पहले क्या होती है। पहला होता है आपका रीजन, उसके अंदर आते हैं आपके अवेबिलिटी जोन। ठीक है, रीजन और अवेबिलिटी जोन के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। रीजन हमारी एक लोकेशन है और अवेबिलिटी जोन उस लोकेशन के अंदर मल्टीपल, जिसको हम नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में डाटा सेंटर। अभी अभी आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो रीजन हमारी एक लोकेशन, जैसे यूएस वेस्ट एक लोकेशन होगी, उसके अंदर भी 4-5 लोकेशन हमको जो मिलती हैं। जैसे अब दिल्ली के अंदर ले लेते हैं हम, दिल्ली के अंदर मेरा एक डाटा सेंटर है, मान लो रोहिणी में, दूसरा मेरा डाटा सेंटर है साकेत में। अब रोहिणी में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है डाटा सेंटर के अंदर, तो मेरे जो रोहिणी के अंदर जो सर्वर चल रहे थे, जो उनका बैकअप मेरे पास कहाँ पे है, जो सारी एप्लीकेशन वहां पे चल रही थी मेरी, दूसरे वाले वहां से आप हो जाएंगे। तो उस तरीके से इन्होंने अब बना रखा है। अब नॉर्मल अब ऑन प्राइम में क्या करते हैं, जब अपना ऑन प्राइम डाटा सेंटर बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, अपने जो लाइव अपना जो प्रोडक्शन सर्वर होते हैं, जैसे हमारा मेन ऑफिस होता है,
तो उसकी डीआर के लिए हम क्या करते हैं, मतलब अगर मान लो वहां पे कुछ डिजास्टर हो जाता है तो हमारे सर्वर्स को वापस रखने के लिए या उसको मतलब रिकवर करने के लिए अपनी सारी चीजों को हम कहीं ना कहीं उसको बैकअप रखते हैं बना के, राइट। तो उसी टाइप से यहाँ पे ये अवेबिलिटी जोन्स बनाए जाते हैं ताकि अगर आपके एक लोकेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो अपना काम दूसरे लोकेशन से स्टार्ट कर सके बिना लॉस के। ठीक है, तो रीजन आपका लोकेशन होती है और अवेबिलिटी जोन उसके अंदर जो मल्टीपल लोकेशंस होती हैं वो होते हैं आपके मल्टीपल लोकेशन पे डाटा सेंटर होते हैं। कब ये लॉन्च हुआ था और इसके लोकल जोन कितने हैं? लॉन्च 2019 में यूएस नॉर्थ वर्जीनिया, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, इसके अंदर आपके 6 अवेबिलिटी जोन्स हैं। कब ये लॉन्च हुआ? यूएस वेस्ट, इसके अंदर 3 हैं। सिर्फ 2-3 ही ऐसे हैं जिसके अंदर आपको अवेबिलिटी जोन 4 मिलेंगे या 6 मिलेंगे, अदरवाइज फिर आपको मल्टीपल ये सब के जगह पे 3 मिलेंगे और मिनिमम 3 हर एक रीजन के अंदर है इनके अवेबिलिटी जोन। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एशिया पैसिफिक पे जाता हूँ तो यहाँ पे अगर आपको देखना है तो कमिंग सून और कौन से हैं, मतलब यहाँ पे देखिए एशिया पैसिफिक में अभी कौन से, सिंगापुर में है, टोक्यो में है, शोल में है, मुंबई में भी है, हांगकांग, ओसाका, जकार्ता, हैदराबाद में भी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। बट हैदराबाद में भी क्या है, ये लॉन्च 2022 में लॉन्च हुआ है बट ये भी पूरी तरह से मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। तो एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करते हैं अपना थाईलैंड, एशिया, ओके लॉन्च हो गया है बट अभी ये इस पे अपना नहीं दिखा रहा है। हैदराबाद का भी आपका लॉन्च हो चुका है, ये 3 अवेबिलिटी जोन है इसके अंदर भी। ठीक है, और फिर बीजिंग में है और चाइना में, मतलब चाइना में भी 2-3 लोकेशन पे है ये। तो ये आपकी यहाँ पे लोकेशन रीजन आपको सारी चीजें दिखाता है, कौन सी कहाँ पे चेक करनी है, कितनी, सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आपका अवेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया ना डॉक्यूमेंटेशन का, जितना बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन एडब्ल्यूएस ने दे रखा है किसी ने भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होता है ये आपका होता है रीजन का, जो लोकेशन होती है। अब यहाँ पे लोकेशन, अगर मान लो आप लोकेशन यूज कर रहे हो नॉर्मली, जैसे मैं EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर, तो ये आपकी होती है लोकेशन बेस पे, सर्वर जो होते हैं आपके वो लोकेशन बेस पे होते हैं। अगर मैं यहीं पे आपको स्टोरेज में चला जाता हूँ S3 के अंदर, तो S3 सर्विस जो मेरी है वो AWS आपको ग्लोबली प्रोवाइड अभी भी कर रही है यार, मेरा माइक है। अभी आ रही है? माइक प्रॉब्लम कर रहा है, दूसरा ऑर्डर करना पड़ा। ठीक है, तो अभी जैसे देखिए मैंने अभी क्या किया, मैंने Amazon की S3 सर्विसेज के अंदर स्विच किया है। तो स्विच करने के बाद देखिए मेरा जो यहाँ पे लोकेशन थी वो क्या हो गई है, ऑटोमेटिक ग्लोबल हो गई है, राइट। तो दैट मीन्स कि जो मेरी S3 सर्विस है, तो ये आपकी सर्विस है जो वो AWS ग्लोबली प्रोवाइड करता है। अब अगर मैं यहाँ पे EC2 में जाता हूँ वापिस और इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी जो यहाँ पे सर्विस ऑप्शन है ये ग्लोबल वाला हट जाएगा यहाँ से, और जो आपके रीजन बेस होंगे, रीजन्स जो आपके होंगे वो आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगा। अभी नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर है, तो जिस रीजन के अंदर भी आपको क्रिएट करना है आप उस रीजन को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। मान लो मुझे मुंबई में कोई सर्वर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रीजन के अंदर जाऊंगा, मुंबई को सिलेक्ट करूंगा, और अब मैं जो सर्वर क्रिएट करूंगा यहाँ पे, जो भी मैं काम करूंगा, जो भी सर्विसेज में यूज करूंगा, जो रीजन बेस पे होंगी वो मेरी मुंबई के अंदर क्रिएट होगी। अब आप लोगों को जब आप स्टडी के लिए भी क्रिएट करोगे, कोई भी प्रैक्टिकल करोगे, तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आपको किस रीजन के अंदर आपने वो मान लो आपने क्या किया, आपने पहले कोई सर्विस क्रिएट कर दी, मैंने मान लो नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर मैंने क्रिएट कर दिया कुछ सर्विसेज, और क्रिएट करने के बाद मैंने बाद में रीजन को स्विच कर दिया, और मुझे याद नहीं रहा कि मेरी जो सर्विस मैंने कुछ जो मान लो सर्वर क्रिएट किए थे मैंने, या मैंने कोई इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया था, या कुछ भी क्रिएट किया आपने, कोई RDS सर्वर लॉन्च किया और आपने लॉन्च स्विच कर दिया था अपना रीजन, और आपकी वो सर्विसेज आपने रनिंग मोड में छोड़ दी, तो वो फिर आपसे उन चीजों का बिलिंग लेता रहेगा जब तक आपकी वो रनिंग में रहे।
तो आप जब भी प्रैक्टिस करोगे आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किस रीजन के अंदर कर रहे हो। प्रैक्टिकल कंप्लीट होने के बाद आप उसको शट डाउन कर दो, टर्मिनेट कर दो, तो फिर आपसे वो बिलिंग नहीं लेगा। जितनी देर आपने उसको यूज किया अपना उतनी देर का वो चार्जेस लेगा। और AWS का सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि पे एज यू गो मॉडल सर्विस होती है ये, जितना आप यूज करते हो उतना ही आपसे बिल लेता है। तो मैं जब से मैंने यहाँ पे अकाउंट यूज कर रहा हूँ AWS का, जितनी मैंने प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मैंने अब से तक यहाँ पे इसमें 2 से 3 हजार रुपए तक का बिलिंग की होगी मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि मैं जो चीज करता हूँ, मैंने कोई काम किया, क्रिएट करने के बाद मैं उसको टर्मिनेट कर देता हूँ। दोबारा मुझे वही प्रैक्टिकल करनी है तो दोबारा मैं क्रिएट करता हूँ, दोबारा क्रिएट होने के बाद उसको टर्मिनेट कर देता हूँ। तो इस वजह से मुझे बिलिंग ज्यादा अभी भी नहीं आती। अभी मैंने एक बैच फिनिश किया है, तो बैच फिनिश किया वहां पे मुझे मेरा फ्री वाला अकाउंट तो खत्म हो चुका ऑलरेडी, राइट। तो मैंने जो सर्विसेज में यूज कर रहा हूँ उन चीजों को मुझे बिलिंग आ रही है, बट अभी भी मैंने वहां पे 1000-1500 के आसपास बिलिंग की। टर्मिनेट करने का फायदा ये रहता है कि आपको एक्स्ट्रा बिलिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो ये होता है आपका यहाँ पे रीजन बेस, मतलब जो आपकी लोकेशन होती है कि कौन सी लोकेशन पे आपको क्या काम करना है। अगर यहाँ पे आपका ग्लोबल आ रहा है तो दैट मीन्स की जो सर्विस आप यूज कर रहे हो वो सर्विस आपकी ग्लोबली है। और जो अगर आप यहाँ पे ये रीजन शो कर रहे हैं तो दैट मीन्स की वो सर्विसेज आपकी रीजन बेस पे है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नाम। यहाँ पे जैसे स्टडी पॉइंट दिख रहा है तो दैट मीन्स कि ये आपका अकाउंट है, जो आपने अकाउंट बना रखा है उसका नाम क्या है, लॉगिन आईडी क्या है, उस पे वो नाम आपको यहाँ पे शो। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपकी अकाउंट आईडी शो करता है पहले। ये हर एक अकाउंट की यूनिक, जैसे आपने अभी अकाउंट बनाया होगा तो आपके पास एक डिफरेंट अकाउंट आईडी होगी, विशाल ने बनाया, विशाल के पास डिफरेंट है, तो ये एक यूनिक अकाउंट आईडी होगी। अगर आपको अकाउंट के बारे में, जो आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है उसके बारे में कोई डिटेल चेक करनी है तो आप यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करेंगे और उससे रिलेटेड आपको डिटेल्स चेक करनी है तो आपके यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड, जैसे अकाउंट सेटिंग क्या है, पासवर्ड क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, रीजन। जैसे अभी आप अगर देख रहे हो, मैंने अभी आपको दिखाया था कि आपको यहाँ पे हैदराबाद नहीं दिखा रहा, राइट। ये कह रहा था कि हैदराबाद नहीं दिखा रहा, तो ये कह रहा है कि दीज आर 10 रीजन्स दैट आर नॉट इनेबल्ड फॉर दिस अकाउंट। ये हैदराबाद आपको दिख रहा है, बट इस अकाउंट के लिए भी वो इनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे AWS रीजन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको वो डिसेबल दिख रहे होंगे। जो रीजन आपको यहाँ पे डिसेबल दिख रहे हैं, अगर आपको उनको इनेबल करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आप उसको सेलेक्ट कीजिए, इनेबल कर दीजिए। अगर आपको डिसेबल करना है तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, जैसे मुझे इसको डिसेबल करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, डिसेबल कर दूंगा, तो वो आपके रीजन आपको यहाँ पे इनेबल कर देगी। ठीक है, तो ये रीजन्स होते हैं, जो टोटल रीजन्स आपके बने हुए हैं इनेबल है बाय डिफॉल्ट, और जो डिसेबल है आपको इनेबल करने हैं तो आप उनको इनेबल कर सकते हैं। तो ये आपके अकाउंट से रिलेटेड सेटिंग होती है। अगर आपको अकाउंट आपका क्लोज करना है, डिलीट करना है, तो यहाँ से आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, मान लो मैंने एक अकाउंट क्रिएट कर दिया, बट जो मैं मेरी कंपनी के अंदर काम, मान लो मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है। अब मेरी कंपनी के अंदर 2 टाइप की कंपनी बना रखी है, मैंने इंटरनली ही बना रखी है। मेरी एक कंपनी है जो वेंडर सपोर्ट के लिए काम करती है, जैसे होता है ना, आप जो नॉर्मल अपने आजकल देखा होगा आपने, ये थर्ड पार्टी जो वेंडर्स होते हैं, जो नॉर्मल कंपनीज खोल के बैठे हैं, जैसे वो सॉफ्टवेयर भी सेल करते हैं और साथ में वो सर्विसेज भी देते हैं, सपोर्ट भी देते हैं। तो वो 2 टाइप के हो गए कि एक तो वो सर्विसेज दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। तो एक अकाउंट उन्होंने उसके नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी, एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कर दी कि मेरा जो अकाउंट है, मतलब मैं जो सॉफ्टवेयर सेल कर रहा हूँ उसके नाम से। तो उस तरीके से आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर आपको मल्टीपल अकाउंट्स के रेट नहीं करने, एक ही जगह पे आपको मल्टीपल अकाउंट्स को यूज करना चाहते हो, तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। AWS ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल मैनेजमेंट फॉर मल्टीपल AWS अकाउंट्स, ये उसके लिए होता है। और बिलिंग में भी आपका ये फिर आपको हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंट अलग अलग मिल जाते हैं
और बिलिंग आपकी इजीली मैनेज हो जाती है। नहीं नहीं, हम यहाँ से नहीं करते, वो तो इन्होंने हमारे यहाँ पे तो पहले से सेटअप ले रखा है ना उन्होंने, मतलब पार्टनर के साथ कांटेक्ट करके और फिर AWS के साथ डायरेक्ट सेल्स मैनेजर से कांटेक्ट करके ना अलग से लिया हुआ है। अब हम जो फ्री वाला कर रहे हैं, हम तो स्टडी पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमें तो सिंगल अकाउंट करना है, हमें तो मल्टीपल यूज करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सर्विस कोटा। सर्विस कोटा का मतलब क्या होता है? सर्विस कोटा, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये AWS के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों बोलते हैं? अब मान लो मुझे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने, ठीक है, मुझे VPC क्रिएट करने हैं मेरे अकाउंट के ऊपर, मुझे स्टोरेज क्रिएट करना है मेरे अकाउंट के ऊपर। अब आप क्रिएट तो कर लोगे, अब आप क्रिएट कर दिया आपने, 10 किए, 15 किए, 20 किए, 25 किए, 30 किए, एक लिमिट होती है AWS के अंदर बाय डिफॉल्ट कि आप एक VPC के अंदर कितने सबनेट क्रिएट कर सकते हो, एक इसके अंदर आप EC2 इंस्टेंस कितने क्रिएट कर सकते हो, एक VPC के ऊपर आप पब्लिक IP कितने, एक EC2 के ऊपर आप पब्लिक IP कितने ले सकते हो, एक रीजन में कितने ले सकते हो। तो इन सब की लिमिट होती है बाय डिफॉल्ट AWS, लिमिट कितनी होती है, और आपको अगर उसको एक्सटेंड करना है तो कैसे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें मिलेंगी आपको AWS के सर्विस कोटा के अंदर। जैसे आप सर्विस कोटा के अंदर जाते हो, तो सर्विस कोटा के अंदर आपको ये मल्टीपल ऑप्शन देता है यहाँ पे, जैसे आपको Amazon अथेना, Amazon DynamoDB, ये DynamoDB का है, ये आपका EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, EBS होता है जो आपका जो जैसे हमारे बोलते हैं ना, अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हार्ड डिस्क लगा दो, डाटा नई डिस्क पार्टीशन अटैच करनी है तो हार्ड डिस्क क्रिएट कर दो, हार्ड डिस्क लगा दो, पार्टीशन क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे EBS होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, तो अलग से अगर आपको कोई नया वॉल्यूम अटैच करना है, ठीक है, तो ये उस तरीके से होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सर्विसेज किसके अंदर होती है। जैसे EC2 है तो EC2 आपको पता है कि कंप्यूट के अंदर आती है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड जो हम सर्वर क्रिएट। अब अगर आपको मान लो EC2 से रिलेटेड कोई सर्विस को चेक करना है कि उसकी लिमिट कितनी है बाय डिफॉल्ट, उसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, और अगर मुझे एक्सटेंड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो जैसे मैं EC2 वाले पे जाता हूँ, यहाँ पे इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड पे, तो यहाँ पे आपको EC2 से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी आपको सारी की सारी यहाँ पे शो करेंगी। जैसे नॉर्मली आप AMIs होती हैं, AMIs अभी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब सर्वर क्रिएट करना देखेंगे, तब आपको AMIs के बारे में पता चलेगा कि कैसे होती है AMI शेयरिंग, कैसे होती है अटैचमेंट पर VPC, कि मतलब एक VPC पे कितने मतलब कितने VPC अटैच कर सकते हो आप EC2 पे, EC2 पे VPC इलास्टिक IP कितने, मतलब एक EC2 के ऊपर जो VPC आपने अटैच कर रखा है उसमें पब्लिक IP कितने अटैच कर सकते हो। तो ये सारी चीजें लिमिट होती है। यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे दे रहा है अप्लाइड कोटा लिमिट, दैट मीन्स की जो अभी करंट लिमिट है वो क्या है, जो अभी अप्लाई हो रखी है हमारे ऊपर। और AWS बाय डिफॉल्ट क्या देता है, AWS डिफॉल्ट कोटा वैल्यू क्या देता है वो हाँ, अप्लाइड मतलब जो हमने अभी यहाँ पे अप्लाई कर रखी है। मान लो देखो बाय डिफॉल्ट AWS यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, 5 दिखा रहा है, बट हमने इसको क्या किया, मान लो हमने इसको करवा दिया एडजस्ट, मतलब हमने इसकी लिमिट को एक्सटेंड करवा दिया AWS में केस लॉक करके, राइट। तो अप्लाइड का मतलब होता है जो अभी अप्लाइड है, मतलब हमने जो एक्सटेंड करवा दी, जो अभी हम टोटल यूज कर रहे हैं उसको, उसका मतलब होता है अप्लाइड कोटा वैल्यू। ठीक है, ये डिफॉल्ट होती है, ये अप्लाइड होती है जो अभी करंट में उसकी लिमिट है, और एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि हम उसको इंक्रीज करवा सकते हैं या नहीं। अगर इंक्रीज करवा सकते हैं तो आपको यहाँ पे यस मिलेगा, अगर नहीं करवा सकते तो आपको यहाँ पे नो मिलेगा। या 64 इसको यूज कर रहे हैं, तो ये वो चीज है। जैसे यहाँ पे AMI शेयरिंग, यहाँ पे आपको डिफॉल्ट 1000 लिमिट है, यहाँ पे अभी 1000 की वैल्यू है इसकी, और डिफॉल्ट भी आपको 1000 मिलती है। अब अगर मुझे इसको इंक्रीज करवाना है, मेरी मान लो मैंने 1000 AMI से ज्यादा शेयर कर दी है, और मुझे आगे और भी AMI शेयर करनी है, तो फिर मैं AWS में केस लॉक करूंगा और इसको लिमिट को इंक्रीज करूंगा। तो यहाँ पे तो ये 1000 ही रहेगा क्योंकि ये डिफॉल्ट है, बट ये आपका 1000 से ज्यादा हो जाएगा जितना आप उसको इंक्रीज करवाओगे। मान लो आपने 1100 करवा दिया, 1500 करवा दिया, तो यहाँ पे वो वैल्यू शो करेगा।
ठीक है। हाँ, उसकी फिर कॉस्ट लगती है ना आपकी, जितना आप यूज करते हो। बट कंपनी केस में क्या होता है, कंपनी में क्या होता है, जैसे मेरे यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप है, तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर बहुत सारे रूल्स चेंज होते रहते हैं, बहुत सारे उसके अकॉर्डिंग, तो फिर वो लिमिट चेंज होती रहती है, तो फिर कंपनी बिलिंग से रिलेटेड उनको वो नहीं होता। अभी हमें नॉर्मल पता होना चाहिए कि कैसे हमें उसको करना है। मेरे पास, हमारे पास, मेरी कंपनी में बहुत सारे बंदों के पास, अभी हम जो काम कर रहे होते हैं, हमारे पास लिमिट आ जाती है कि यार मेरे ना सिक्योरिटी ग्रुप है, इसके अंदर मैं इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको इंक्रीज करवा दो। वो एरर दे रहा है कि आपकी लिमिट है जो वो मिनिमम जो मैं मतलब लिमिट थी वो क्रॉस हो चुकी है, तो आपको उसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। तो वो केस कैसे लॉग करते हो आप एडब्ल्यूएस के अंदर, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वो सारे केस कहाँ से लॉग होते हैं आपके, यहीं से वो केस लॉग होते हैं, यहीं पे आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, यहीं पे आपको डिफॉल्ट वैल्यू को कितनी अभी यूज हो रही है वो पता चलती है। तो ये आपके पास पता होनी चाहिए। अभी मेरे पास रिसेंटली आया था कि यार मुझे ना मेरा ये सिक्योरिटी ग्रुप पे मैं जब इसके अंदर नया रूल ऐड कर रहा हूँ, तो वो मुझे मैक्सिमम दिखा रहा है कि आपकी लिमिट ओवर हो चुकी है, तो आप उसकी लिमिट इंक्रीज करवा दो। जबकि एक जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, ये हमारे पास डेवऑप्स से आई थी, डेवऑप्स के जो बंदे हैं उन्होंने हमारे पास डाला, क्योंकि उनके पास सारे राइट्स नहीं होते इन चीजों के, तो उन्होंने हमें हम मेल डाला कि यार इसकी लिमिट इंक्रीज करवानी है, तो आप लिमिट इंक्रीज करवा दो। तो वो चीज कैसे करते हो, जैसे मैं भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ पे पिक किया है सर्विस कोटा के अंदर EC2। अब हमें सिक्योरिटी ग्रुप को करना है, तो मैं यहाँ पे VPC में जाऊंगा, और यहाँ पे हम करते हैं मान लो इनबाउंड। यहाँ पे देखिए क्या करें, इनबाउंड और आउटबाउंड रूल सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, जो हमारे सिक्योरिटी ग्रुप होते हैं उस पे आपका जो इनबाउंड और आउटबाउंड रूल होते हैं, जैसे हमारे इसका एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, अब मान लो आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपको अपना सर्वर बाहर से एक्सेस करवाना है किसी के, ठीक है। अब आप वो सर्वर को बाहर से जब एक्सेस करवाते हो, तो आप उस पर रूल क्रिएट करते हो अपने फायरवॉल के ऊपर, राइट। तो वो फायरवॉल के ऊपर जो रूल क्रिएट करते हो उनकी एक लिमिट होती है बाय डिफॉल्ट। तो उसी तरीके से AWS आपके उसमें लिमिट देता है कि आप अपने जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसके अंदर 60 रूल्स क्रिएट कर सकते हो, इनबाउंड और आउट। अगर 60 से ज्यादा आपको क्रिएट करना है तो आपको इस इन लिमिट को इंक्रीज करवाना पड़ेगा। तो क्या वो इंक्रीज हो सकती है, एडजस्टेबल है, यस। तो कैसे होगी, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखा रहा, रीसेंट रिक्वेस्ट, मतलब अगर आपने कोई टिकट लॉग की है, जैसे अब यहाँ से अपने स्पोर्ट केस से लॉग करते थे ना, तो पहले क्या होता था, पहले आपका ये ऑप्शन सर्विस कोटा वाला ऑप्शन नहीं था यहाँ पे AWS के अंदर। वो सिर्फ आपको सारे के सारे जितने भी केस लॉग होते थे, हम यहाँ पे स्पोर्ट सेंटर में जाके ही लॉग करते थे। बट अभी इन्होंने ये जो सर्विस कोटा फीचर ऐड किया है, तो ये काफी हेल्पफुल है सबके लिए। इससे आपको डिफॉल्ट लिमिट पता चल जाती है, कितनी करवानी है वो पता चल जाती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मुझे मेरे सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर इनबाउंड और आउटबाउंड की रूल की लिमिट को इंक्रीज करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, रिसेंट कोटा लिमिट पे जाऊंगा, अभी 0 है, और यहाँ पे आपको क्या करें, रिक्वेस्ट कोटा इंक्रीज, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट रेज कर दूंगा। मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो मुझसे ये पूछेगा, ये कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल पर VPC सिक्योरिटी ग्रुप 120 rules in total. The quota is enforced separately for IPv4 and IPv6. तो IPv4 के लिए अलग होता है और IPv6 के लिए अलग होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अप्लाइड कोटा लिमिट कितनी है इसकी, 60 है। डिफॉल्ट कितनी है, वो भी 60 है। किस रीजन के अंदर है, ये देखिए आपको रीजन बेस पे है, ये आपकी जो हम केस लॉग करते हैं वो आपके रीजन बेस पे होते हैं कि किस रीजन के अंदर आपको इसको इंक्रीज करवाना है। और यहाँ पे देखिए नीचे दे रहा है आपको चेंज कोटा वैल्यूज, तो यहाँ पे दे रहा है कि आपको टोटल वैल्यू मेंशन करनी है। जैसे अभी 60 है, तो आपको कितनी चाहिए, मुझे 80 चाहिए, मतलब 60 ये है, तो मुझे 20 और इंक्रीज करवाने, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे 80 लिखूंगा और रिक्वेस्ट कर दूंगा। AWS के साथ आपका एक केस लॉग हो जाएगा, और आपका जैसे ही AWS उस लिमिट को इंक्रीज कर देगा 60 से 80 में, आपके पास एक मेल आएगा AWS की आपकी लिमिट इंक्रीज हो चुकी है, और आप उसके बाद उसके अंदर फिर अपने रूल ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से ही आपके सारे रूल्स ऐड होते हैं, सारी सर्विसेज, मतलब जो भी लिमिट आपको इंक्रीज करवानी है वो लिमिट आप इंक्रीज करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे EC2 पे ही दिखाया था अभी आपको, लॉन्च टेम्पलेट,
जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इलास्टिक आईपी, इलास्टिक का मतलब होता है पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी की लिमिट आपको दिखा रहा है ये बाय डिफॉल्ट 5 और मैक्सिमम भी अभी 5 है ये, बट इसको हम एडजस्ट करवा सकते हैं अगर आपको और परचेज करनी है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, रिक्वेस्ट कोटा इंक्रीज करूंगा और यहाँ से जितनी मुझे चाहिए, मान लो 10 पब्लिक आईपी चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर 10 लिख दूंगा और रिक्वेस्ट रेज कर दूंगा। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है कि मुझे मेरे सर्विस की लिमिट को इंक्रीज करवाना है, तो आप उसको लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो। करवा सकते हो तो कैसे केस लो करते हैं ये आपको पता, ठीक है। तो सर्विस कोटा के अंदर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, जहां पे आपको एडजस्टेबल के अंदर यस दिख रहा है उसको हम एडजस्ट करवा सकते हैं, मतलब इंक्रीज करवा सकते हैं। जो आपको यहाँ पे नो दिख रहा है तो उसको आप यहाँ पे नहीं एडजस्ट करवा सकते, मतलब उसको आप इंक्रीज नहीं करवा सकते। आप यहाँ से इसको लिमिट को, अगर आपको मान लो यहाँ पे 50 है या मान लो आपने 200 करवा रखी है और आपने अभी आपका 200 की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आपकी कम होगी रिक्वायरमेंट्स, तो अगर आपको इसको डिक्रीज भी करवाना है तो आप 200 से 50 में भी इसको डिक्रीज करवा सकते हैं। कैश लो करना है उसी तरीके से, टोटल वैल्यू मेंशन करनी है जितनी आपको रखनी है। क्लियर है इसके बारे में आपका एडब्ल्यूएस सर्विस कोटा के बारे में कैसे होता है, कैसे हम कैश लो करते हैं। उसके बाद आता है आपका बिलिंग डैशबोर्ड। बिलिंग डैशबोर्ड जो भी है आपकी बिलिंग होती है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि बिलिंग आपका यहीं पे आता है ऑप्शन। तो ये बिलिंग का कैसे कैसे मैनेजमेंट करते हैं, अगर आपको बजट सेट करना है, रिपोर्ट चेक करनी है, डाउनलोड करना है, इनवॉइस डाउनलोड करनी है, पेमेंट करनी है, तो कैसे कर सकते हैं वो मैं डिटेल में करेंगे हम टॉपिक, इसका पूरा अलग से एक लेक्चर रहेगा। हाँ, क्या एरर है आपको? आपने पेमेंट की डिटेल नहीं डाल रखी होंगी उसके अंदर। नहीं, डेबिट कार्ड की भी डिटेल डाल सकते हो। नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होती ये। डिटेल आपसे इसलिए पूछता है कि जो आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो आप जेन्युइन हो कि नहीं हो। तो उसमें क्या होगा, जैसे आप वहां पे पेमेंट की डिटेल डालोगे अपनी क्रेडिट कार्ड की, वो आपसे 1 रुपया चार्ज करेगा, 1 या 2 रुपए चार्ज कर स्टार्टिंग में। नहीं नहीं, डॉलर नहीं करता वो, ये 2 रुपीज कुछ चार्ज करता है आपसे, और वो उसके बाद आपको वापस रिफंड भी कर देता है। और वो इसीलिए करता है, वो उससे सिर्फ ये पता चल जाता है कि जिस बंदे ने अकाउंट क्रिएट किया वो जेन्युइन, कोई फेक अकाउंट क्रिएट नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये सिक्योरिटी क्रेडेंशियल जो मेरा यहाँ पे ये स्टडी पॉइंट अकाउंट है, इससे जो मेरे पासवर्ड वगैरह है इससे रिलेटेड मुझे एक्सेस की सीक्रेट की जनरेट करनी है, सारी चीजें मुझे यहाँ मेरे अकाउंट से रिलेटेड। ये वही अकाउंट डिटेल है। मल्टी फैक्टर इनेबल है कि नहीं है यहाँ पे मल्टी फैक्टर, अगर इनेबल करना तो यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। एक्सेस की क्या है, सीक्रेट की क्या है, कब से आपकी क्रिएट हो रखी है, डिलीट करना आप इसको डिलीट कर सकते हो यहाँ से, डीएक्टिवेट करना है डीएक्टिवेट कर सकते हो। क्लाउड फ्रंट की ये मतलब मेरे अकाउंट की, जो मेरा अकाउंट होता है, जो मेरा मेन अकाउंट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे शो करता है। लॉग आउट सेटिंग है आपको अकाउंट से रिलेटेड आपकी। हम्म। किसका? नहीं नहीं, वो आपके उस पे नहीं रहेगा, वो आपका नॉर्मल जो आप अपने कंपनी में सर्वर क्रिएट करते हो सेम उसी तरीके से सर्वर क्रिएट होंगे आपके। ठीक है, ये आपकी सेटिंग होती है इससे रिलेटेड कुछ, अगर आपको सेटिंग चेंज करनी है तो। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था ये आपका डैशबोर्ड होता है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन क्लियर होंगे, इनको कहाँ पे क्या होता है आपको अगर कुछ सर्च करना हो तो। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी कंसोल है, यहाँ पे कंसोल के ऊपर डैशबोर्ड होता है, यहाँ पे आपके यहाँ पे बुक मार्क कुछ आपको ऐड करना है, कुछ बजट ऐड करने हैं, रिमूव करने हैं, आपको कस्टम डैशबोर्ड क्रिएट करना है, तो वो सारी चीज आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये रिसेंट विजिटेड आइटम आपको यहाँ पे है, अगर आपको इसको हटाना तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो, चेंज करना है चेंज कर सकते हो इसके अंदर से।
इसका लेआउट चेंज करना है, आपको कोई और नया ऐड करना है, तो आप यहाँ पे ऐड बजट पे क्लिक कीजिए। किस कैसे तरीके से आप लेके आना चाहते हो, जैसे ओपीएस समरीज मैनेज इंस्टेंसेस को जो मैनेज करता है आपका, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ तो ये नीचे आपको एक ऐड हो गया होगा इंस्टेंसेस समरी के नाम से, जो आपकी इंस्टेंस जो होंगी उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करता रहेगा। तो ये आपके बजट ऐड्स होते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर। अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो, ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो आप इनको। अगर ड्रैग ड्रॉप करना है तो जैसे यहाँ पे आता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो ये होता है कि मेरा जो ये डैशबोर्ड है इसको अगर आपको कस्टम करना है तो आप इसको कस्टम कर सकते हो। कौन कौन सी चीज आप यहाँ पे रखना चाहते हो अपने रेफरेंस के लिए, कौन सी चीज आप यहाँ पे रिमूव करना चाहते हो। डिफॉल्ट में लेआउट में आपको लेके आना है तो आप यहाँ से रीसेट कर दो, डिफॉल्ट में आ जाए। ठीक है, तो ये होता है आपका इसका डैशबोर्ड एडब्ल्यूएस का। अब आप जो बात कर रहे हो कि हम सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, तो सर्वर्स आपके जितने भी क्रिएट होते हैं, सब पहली चीज होती है जैसे मैंने आपको कल बताया था कि AWS अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है और डिपेंड होता है कि आप अपने रेफरेंस के लिए यूज कौन सी करते हो। अब कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी के अंदर मान लो डाटाबेस टीम है, अब उनको एक सर्वर क्रिएट करवाना है, तो उनके लिए सर्वर आपका दो तरीके से क्रिएट हो सकता है। एक होता है आपका, आप पहले सर्वर क्रिएट करते हो, फिर उसके अंदर आप अपना डाटाबेस का टूल यूज करते हो, जो भी आपको डीबी स्टोर करना है उसपे, जैसे माई एसक्यूएल है, मारिया डीबी है, या फिर माई सिक्वल है, या फिर और कोई आपको यूज करना है, ओरेकल डाटाबेस यूज करना है, तो वो डाटाबेस आप उसके ऊपर पहले इंस्टॉल करते हो एप्लीकेशन, फिर डाटाबेस कॉन्फ़िगर करते हो। एक है कि AWS आपको एक RDS के नाम से सर्विस होती है, रिलेशनल डाटाबेस सर्विस, जो मैंने आपको कल बताई थी। उसके अंदर आपको वहां पे वो डाटाबेस और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको दे देता है। वो डायरेक्ट सर्वर भी क्रिएट कर देगा, आपका वहां पे ऑपरेटिंग मतलब जो डाटाबेस होगा उसको इंस्टॉल भी कर देगा। आपको सिर्फ API के थ्रू उसको एक्सेस करना है सर्वर को। कैसे करते हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब नॉर्मली जो हम नॉर्मल सर्वर क्रिएट करते हैं, बात आती है नॉर्मल सर्वर आप कैसे क्रिएट करते हैं AWS के ऊपर, उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एक सर्वर क्रिएट करते टाइम हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, ठीक है। तो मैं अभी हूँ नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर, मैं इसके अंदर एक नया सर्वर क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको विंडोज का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सर्वर आपके कहाँ पे क्रिएट होते हैं, EC2 के अंदर, इलास्टिक कंप्यूट, ठीक है। तो कंप्यूट EC2 कहाँ पे, नॉर्मली अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए EC2, तो EC2 सर्च हो जाएगा, आप यहाँ पे इसको ओपन कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पे नहीं सर्च करना, आप यहाँ पे जाएंगे सर्विसेज के अंदर, यहाँ पे आपको कंप्यूट का ऑप्शन मिलेगा, कंप्यूट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे कंप्यूट के अंदर EC2 का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपने रिसेंटली उस सर्विस को यूज किया है तो आपको रिसेंट विजिटेड आइटम में भी उसको शो कर देगा। जो आपको बेटर लगे वो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे EC2 को ओपन करता हूँ। अब जब मैंने EC2 को ओपन किया तो EC2 ओपन होने के बाद आपको EC2 का एक डैशबोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है। ये डैशबोर्ड आपको नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर जो है आपका, उसका डैशबोर्ड दिख रहा है। अगर आप रीजन चेंज कर देते हो, यहाँ से किसी दूसरे रीजन में जाते हो तो वहां पे फिर आपको उस रीजन का डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, जैसे यू आर यूजिंग द फॉलोइंग Amazon EC2 रिसोर्सेज इन US ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया रीजन। अभी इंस्टेंस रनिंग मतलब आपके सर्वर कितने रन हो रहे हैं अभी, वो आपको शो कर देता है। यहीं पे एक डैशबोर्ड टाइप में दिखा देता है। अगर आपके 10 सर्वर रन हो रहे हैं तो यहाँ पे 10 दिखा देगा, नहीं तो आपको 0 दिख रहा है, क्योंकि अभी कोई सर्वर हमने क्रिएट नहीं कर रखा है। इलास्टिक आईपी, अगर आपने पब्लिक आईपी कोई ले रखा है तो वो आपको यहाँ पे दिखा देता है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे 0 दिख रहा है। लोड बैलेंसर आपने कोई क्रिएट कर रखा है, कोई स्नैपशॉट आपने क्रिएट कर रखा है, कोई वॉल्यूम आपने क्रिएट कर रखा है, कोई प्लेसमेंट ग्रुप आपने क्रिएट कर, मतलब जो भी चीज आपने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, अगर वो चीज आपको दिख रही है यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा यहीं से कि मेरे यहाँ पे इतने सर्वर चल हो रहे हैं अभी। लोड बैलेंसर क्या होता है, लोड बैलेंसर जब आपने कोई एप्लीकेशन बना रखी है, अब जैसे नॉर्मली क्या होता है फ्लिपकार्ट में या अमेजोन में जब सेल लगती है तो क्या होता है, आप तो अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे होते हो, बट जब सेल लगती है तो उनके सर्वर पे कितना ट्रैफिक जाता है, तो वो जब ट्रैफिक जा रहा होता है तो बैकएंड पे वो ऑटोमेटिक सारी चीजें मैनेज हो रही होती है, हमें नहीं पता चलता उनकी साइड पे स्लोनेस आ रही है कि नहीं, राइट।
क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे क्या होता है, लोड बैलेंसर्स कन्फिगर होते हैं, ऑटो स्केलिंग्स कन्फिगर होती हैं। तो वो सारी चीजें आपको डिटेल में पता चलेंगी जब हम धीरे धीरे इसको करेंगे। तो लोड बैलेंसर क्या होता है? लोड बैलेंसर होता है कि आपका जो सर्वर के ऊपर लोड आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है जो, वो उसको अपने सर्वर के ऊपर डिवाइड करता जाएगा। जो बैकएंड पे जितने सर्वर यूज हो रहे हैं, मान लो अगर मेरे बैकएंड पे 5 सर्वर यूज हो रहे हैं, तो वो 20% 500 सर्वर पे अपना लोड को, ट्रैफिक को ट्रांसफर कर देगा। तो उससे क्या होगा, वो एक सर्वर के ऊपर सारा लोड नहीं रहेगा। अगर वो सारा का सारा लोड एक सर्वर पे हो रहा होता, तो मेरा सर्वर क्रैश हो जाता, सर्वर क्रैश हो गया तो मेरी एप्लीकेशन डाउन हो गई, राइट? तो इसलिए आपका लोड बैलेंसर काम करता है। और लोड बैलेंसर के मतलब लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग दो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं आपकी जो ये ई कॉमर्स साइट चल रही है। वहाँ पे आपके ऑटोमेटिक नया सर्वर लॉन्च हो जाता है जब आपका लोड उसके ऊपर बढ़ता है। जैसे ही सर्वर पे लोड बढ़ेगा, आपका लोड बैलेंसर काम करेगा, तो लोड ट्रांसफर होता रहेगा ऑटोमेटिक सर्वर। ये धीरे धीरे आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी जैसे जैसे हम करते जाएंगे। स्नैपशॉट होता है, स्नैपशॉट मान लो मैंने कोई एक सर्वर क्रिएट कर रखा है, ठीक है। अब मैंने उसका स्नैपशॉट ले लिया, तो स्नैपशॉट एक प्रकार से बैकअप होता है आपके सर्वर। हाँ, तो अगर आपका मान लो जो सर्वर आपका पुराना था, आप में उसमें प्रॉब्लम आ गई, बट आपके पास उसका स्नैपशॉट है, तो जिस डेट का आपका स्नैपशॉट है, आप उस डेट में सर्वर, जैसे आप विंडोज में पहले देखते थे आपके सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्रिएट होते थे, तो उन रिस्टोर पॉइंट से क्या करते थे, हम उस डेट में अपने सर्वर को रिस्टोर कर देते थे। तो वही चीज है यहाँ पे भी, स्नैपशॉट, जिस डेट का आपने स्नैपशॉट क्रिएट कर रखा है, उस डेट में आप सर्वर को रिस्टोर कर सकते हो उस स्नैपशॉट से। जब तक जिस डेट में आपने स्नैपशॉट लिया है, जब तक उसके अंदर जो भी डाटा था, जो सारी सर्विसेज जो कॉन्फ़िगर था, सब कुछ आपको एज इट इज मिल जाए। तो मैं ये सारी चीजें बताऊंगा आपको, इनकी टेंशन नहीं है। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीजें हम चेक कर रहे हैं कहाँ से कैसे कर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको सिक्योरिटी ग्रुप दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको 28 दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि अभी 28 सिक्योरिटी ग्रुप है मेरे इस रीजन के अंदर क्रिएट हो रखे हैं, जो एक की पेयर क्रिएट हो रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरा यहाँ पे एक कस्टम डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है EC2 डैशबोर्ड, ये आपका EC2 डैशबोर्ड है। EC2 ग्लोबल व्यू और इवेंट्स, इवेंट्स मतलब आपके जो नोटिफिकेशन होते हैं, इवेंट्स पे क्लिक करते हो आप, तो इवेंट्स में मतलब आपका कोई अगर आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो उससे रिलेटेड कोई इवेंट्स होगा, कोई भी आपके पास अलर्ट्स आता है किसी चीज का, कोई इवेंट्स जनरेट हुआ है कहीं पे, तो वो यहाँ पे आपको शो करता है। तो इसके अंदर आपकी आती है स्टार्टिंग जो होती है चीजें शुरू, इंस्टेंसेस के अंदर। इंस्टेंसेस के अंदर जो मैं आपको बात कर रहा था अभी EC2 की, तो EC2 आपके यहाँ पे इंस्टेंसेस के अंदर क्रिएट होते हैं। इंस्टेंसेस के अंदर जाओगे, इंस्टेंस, यहाँ पे आप देख रहे हो नो मैचिंग इंस्टेंस फाउंड, तो इसका मतलब है अभी कि मेरे पास अभी यहाँ पे कोई भी सर्वर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मुझे अगर नया सर्वर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा, नया सर्वर क्रिएट करूंगा, वहां पे मैं डिटेल सेलेक्ट करूंगा जो जो चीजें मुझे करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे शो कर रहा है ऑप्शन इंस्टेंस टाइप। तो इंस्टेंस टाइप का मतलब क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था कि जब हम नॉर्मल अपने ऑन प्राइम डाटा सेंटर के अंदर काम कर रहे होते हैं, फिजिकल सर्वर क्रिएट करते हैं, तो वहां पे हमें कोई भी काम करना होता है, तो वहां पे हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे 15 GB रैम दे दो, 30 GB मुझे हार्ड डिस्क दे दो, और मुझे 2 कोर CPU दे दो, वो रिक्वायरमेंट आती है। बट AWS के केस में क्या होता है, AWS के केस में आपको बोलते हैं कि मेरा जो इंस्टेंस टाइप है वो चेंज कर दो T2 माइक्रो से T2 एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर। जैसे यहाँ पे आपको शो कर रहा है T2 माइक्रो, मान लो मैंने एक सर्वर क्रिएट कर रखा है इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, आपका 1 वर्चुअल CPU दिख रहा है आपको, यहाँ पे आर्किटेक्चर 64 बिट है, 1 GB आपको मेमोरी दिख रही है। आपकी रिक्वायरमेंट आ गई कि मुझे ये T2 एक्स्ट्रा लार्ज में कर दो कन्वर्ट, तो T2 एक्स्ट्रा लार्ज मतलब T2 एक्स्ट्रा लार्ज में उनको रिक्वायरमेंट थी और ज्यादा रैम की, तो T2 एक्स्ट्रा लार्ज में क्या डिटेल मिलेगी उनको, यहाँ पे उनको 4 वर्चुअल CPU मिल जाएंगे और 16 GB रैम मिल जाएगी। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आती है आपकी इंस्टेंस टाइप को चेंज करने, ठीक है। नहीं नहीं, वो डाटा लॉस नहीं होता है, उसमें आपका कुछ भी नहीं होता, मैं आपको करके दिखाऊंगा ये सारी चीजें। हाँ, आपके सारी मैं आपको थ्योरेटिकल चाहे मैं कुछ ना बताऊं आपको, बट जितना प्रैक्टिकल बताऊंगा उतना प्रैक्टिकल बताने के बाद आपको थ्योरेटिकल की जरूरत, ठीक है। तो ये होता है आपका
इंस्टेंस टाइप, जो आपके सर्वर्स के टाइप्स होते हैं, कितने जीबी रैम चाहिए आपको, कितना सीपीयू चाहिए। अगर आपको मान लो मुझे नॉर्मली मुझे अपने में नहीं पता, आप कंपनी में क्या होता है ना, जब आपको कोई नया बंदा आता है कंपनी, मान लो अभी आपने ज्वाइन कर लिया, आपका प्रोजेक्ट पहले से चल रहा था कंपनी के अंदर, बट आपने ज्वाइन किया अभी रिसेंटली। अब आपको नहीं आइडिया कि इंस्टेंस टाइप कैसे चेंज होते हैं, इंस्टेंस कौन सी इंस्टेंस टाइप में कितनी कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, आपको नहीं आइडिया इस चीज का। ठीक है, अब आप रेज कर देते हो रिक्वेस्ट की, यार मुझे मेरे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीज करवाना है। तो कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी के अंदर आपका एक आर्किटेक्ट होता है, एडब्ल्यूएस के लिए बंदा आर्किटेक्ट होता है, जो आपके प्रोजेक्ट को देखेगा कि इनका प्रोजेक्ट कैसा है, कितना बिजनेस आएगा इनके प्रोजेक्ट में, कितने बिजनेस के अकॉर्डिंग इनके ऊपर यूटिलाइजेशन जाएंगी, वो पूरी डिटेल आपसे लेगा और उसके अंदर फिर आपको वो सजेस्ट कर देगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने सर्वर का इंस्टेंस टाइप इसको करवा लो। वो चाहे आपको 4x लार्ज बताएगा, T2 लार्ज बताएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन से लेके मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन तक मिलेगी यहाँ पे आपको 400 जीबी तक रैम मिल जाएंगे आपको यहाँ। अगर पूरी डिटेल में देखना है तो मैं आपको देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ AWS डॉक्यूमेंटेशन में इंस्टेंस टाइप्स, इसका डॉक्यूमेंट देखते हैं इंस्टेंस टाइप का। एक मिनट, वो अप्रूवल आता है और ये चेंज टास्क के अकॉर्डिंग होती है, मतलब आपके जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे ड्राइव है, शेट है, यूएरी है, तो वो नॉर्मल टिकट पे या ईमेल पे भी हो जाता है। बट उसमें भी आपका अप्रूवल चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है अप्रूवल? क्योंकि इसके अंदर फिर आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है कि जब आप कोई सर्वर की लिमिट। हाँ, हाँ, वो आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, उनका आर्किटेक्ट होता है, मतलब अब कंपनी के अपने अंदर आर्किटेक्ट होते हैं। जो छोटी कंपनी होती है वो आर्किटेक्ट नहीं रखते हैं, बट उसमें जो एडब्ल्यूएस मतलब मैनेज करता है, जैसे अगर मान लो किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, स्टार्टअप टाइप की कंपनी, अब वो ये तो है नहीं कि एडब्ल्यूएस का एक आर्किटेक्ट हायर करके रखेगी सिर्फ इस काम के लिए कि वो इंस्टेंस टाइप चेंज करके बताएगा कि आपको कैसे बिलिंग आएगी। नहीं, उसमें फिर आपको ये सारी चीजें मैनेज करनी होती है। आप बताते हो कि ठीक है आपका बिजनेस इतना आने वाला है, आप इसमें करवा लो, अगर आपको आगे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो फिर चेंज करवा लेंगे, राइट। तो उसमें फिर आप लोग इंटरनली ही मैनेज होता है। बट जब कंपनी का इन्वायरमेंट बड़ा होता है तो वहाँ पे आर्किटेक्ट बताते हैं कि आपको यहाँ पे बिजनेस की रिक्वायरमेंट ऐसी और इसके अकॉर्डिंग ये यूटिलाइजेशन आपकी चाहिए, और वो फिर कॉस्टिंग अप्रूवल करके फिर आपको बताता है। ठीक है, चलो अभी मैं आपको बता देता हूँ एक नॉर्मल विंडोज सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, फिर कल मैं उसके बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम हूँ इंस्टेंस के ऊपर। इंस्टेंस के ऊपर जाते हैं, हम लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। अभी हम एक नया सर्वर क्रिएट करेंगे। लॉन्च सर्वर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे पूछता है पहले नाम और टैग। ठीक है, नेम और टैग, यहाँ पे आप सर्वर का नाम कुछ भी रख सकते हो। नाम रख दिया मैंने, मान लो सर्वर। कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी के अंदर ना जो normally अभी हम प्रैक्टिस करने हैं, मुझे टैग डालने की जरूरत नहीं है कुछ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वेब सर्वर बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, बना के देखना है, उसके बाद मैं इसको टर्मिनेट कर दूँ। बट जब कंपनी में काम कर रहे होते हो तो कंपनी में ना आपको ये पता, जब बिलिंग आती है आपकी, तो आपको बिलिंग निकालनी पड़ती है कि ये सर्वर मैंने किसके लिए बनाया था। अकाउंट वालों के लिए बनाया था, टेक्नोलॉजी वालों के लिए बनाया था, या किसी और के लिए बनाया था। क्योंकि कंपनीज में क्या होता है, जो बिलिंग होती है वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अप्रूवल होती है।
कि कौन सा डिपार्टमेंट कितने तक बिलिंग होती है, वो सारी जो बैकएंड पे जो इन्वेस्टर होते हैं वो फिर बिलिंग देखते हैं उस तरीके से। तो उस तरीके में क्या होता है, वहां पे फिर हम क्या करते हैं, एडिशनल टैग ऐड कर देते हैं वहां पे। तो हम यहाँ पे ऐड टैग पे क्लिक करते हैं, जैसे नाम तो हो गया हमारा सर्वर का, यहाँ पे वेब सर्वर हो गया, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा, मान लो यहाँ पे मैंने डाल दिया डिपार्टमेंट, या मैंने लिख दिया बीयू, बिजनेस यूनिट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अकाउंट। मैंने जो ये सर्वर में क्रिएट कर रहा हूँ, ये अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और भी चीज आप यूज करना चाहते हो यहाँ पे, कॉन्टेक्ट पर्सन की किस बंदे ने क्रिएट करवाया था, मान लो मैंने डाल दिया ओनर। तो इससे आपको ये चीज पता चलती है कि हाँ मेरे पास इस बंदे ने ये सर्वर क्रिएट करवाया था, इस टाइम पे क्रिएट करवाया था। तो यहाँ पे हम टैग डाल देते हैं एडिशनल डिटेल्स के लिए, जिससे हमें हेल्प मिल जाती है फ्यूचर में कि कभी भी आपको जब बिलिंग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन पूछता है। अभी हमारी कंपनी में क्या होता है, हमारी कंपनी में जो हम काम कर रहे होते हैं, तो सारा टैग बेस पे होता है कि कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, किसने ये क्रिएट करवाया, इसका जो कोड कहाँ पे पड़ा है, टेराफॉर्म कोड के थ्रू काम होता है सारा, कि टेराफॉर्म कोड कहाँ पे पड़ा है, जेंकिन जॉब का लिंक कहाँ पे है, कौन से सिक्योरिटी ग्रुप अटैच है, तो उस टैग की डिटेल डली होती है सारी हमें। तो मान लो मैंने यहाँ पे owner लिख दिया महिपाल, मेरे लिए इजी हो जाएगा, कल अगर मेरे पास मतलब बिलिंग आती है तो मेरे पास आइडेंटिफाई करा मुझे इजी हो जाएगा कि ये बिल सर्वर था, महिपाल ने क्रिएट करवाया था, और वेब सर्वर है अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए क्रिएट होता, राइट। तो यहाँ पे हम टैग डिटेल डाल सकते हो, टैग आप मल्टीपल डाल सकते हो। ये कह रहा है कि 47 मोर टैग, आपके पास लिमिट है 50 टैग डालने की बाय डिफॉल्ट, और 47 और ऐड कर सकते हो, अभी हमने 3 ही ऐड की। ठीक है, मैं अभी 3 ऐड करता हूँ तो छोड़ देता हूँ। अगर आपको कोई रिमूव करना है टैग तो आप यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते हो। ये सारी चीजें बाद में भी मैनेज हो सकती है, जैसे मैंने अभी ऐड कर दिया, बट मुझे बाद में इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद डिलीट करना, तो मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ, मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड ऑप्शन। आपका सेकंड ऑप्शन होता है आपका एप्लीकेशन और ओएस इमेजेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AMI। AMI का मतलब होता है Amazon मशीन इमेज। ठीक है, Amazon हमें मशीन इमेज इसको बोलते हैं, बट हमारी जो अपनी मतलब नॉर्मल जो बंदा जब स्टडी करने के लिए स्टार्टिंग पे आता है, तो उसके एग्जाम्पल के लिए हम इसको बोलते हैं कि भाई आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, इसके ऊपर कौन सा सर्वर बनाना है, आपको लिनक्स चाहिए, इसके ऊपर विंडोज चाहिए, आपको मैक चाहिए। विंडोज में आपको सर्वर, विंडोज के सर्वर भी बहुत सारे एडिशन है, आपको 2012 चाहिए, 2016 चाहिए, 2019 चाहिए, या 2022 चाहिए। तो कौन सा आपको करना है वो आप यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बताओगे। तो वो चीज होती है आपकी एप्लीकेशन एंड ओएस इमेजेस, Amazon मशीन इमेजेस के नाम से इसको जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको AMI बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है Amazon मशीन, यहाँ पे देख पहले आपको रिसेंट दिखा रहा है, अगर आपने कोई रिसेंटली यूज की होगी तो वो यहाँ पे आपको AMI दिखा देगा। बट अगर आपको नहीं रिसेंट वाले से यूज करना, तो आप यहाँ पे क्विक स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। क्विक स्टार्ट के अंदर आपको Amazon इन्होंने क्या बना रखा है, कुछ ग्रुप टाइप से बना के इन्होंने यहाँ पे शो कर रखा है आपको। अगर मैं यहाँ पे Amazon पे क्लिक करता हूँ, Amazon लिनक्स, अगर मुझे लिनक्स का सर्वर क्रिएट करना है और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे Amazon लिनक्स लेना है, मतलब जैसे रेड हैट है, रेड हैट वालों ने क्रिएट कर रखा है, यूबोंतु है, यूबोंतु ने क्रिएट कर रखा है, मतलब अलग अलग वेंडर है इनके, राइट। तो उसी तरीके से Amazon ने अपने खुद के भी कुछ कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर रखे हैं। हाँ, तो इन्होंने कस्टमाइज करके अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर रखा है, एक Amazon लिनक्स के नाम से इन्होंने अपना उस पर ऐड कर रखा है, और उन्होंने अपना कस्टम नाम उनके साथ दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने अभी Amazon लिनक्स AMI सेलेक्ट किया। ये कह रहे हैं कि फ्री टीयर भी है आपकी, अगर आपने फ्री टीयर वाला अकाउंट क्रिएट किया, मान लो आपने अभी अकाउंट क्रिएट किया आपका, तो आप इसको AMI को यूज कर सकते हो, ये आपकी फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, आपको कोई और इमेज सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से और इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको बहुत सारी देता है। आपको विंडोज चाहिए तो विंडोज वाले पे आप आओगे, यहाँ पे विंडोज सिलेक्ट करोगे। अब विंडोज में कौन सी अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अभी 2022 सिलेक्टेड है, उसका बेस आपको एडिशन शो कर रहा है, यहाँ पे वेरीफाइड है ये। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आपको सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो इसको। 16 लेना है आपको, वो कोर बेस, SQL स्टैंडर्ड, जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। विंडोज में क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे विंडोज के शो करेगा, यूबोंतु पे क्लिक करोगे, यूबोंतु के लिनक्स पे शो करोगे, लिनक्स, रेड हैट में जाओगे, रेड हैट के शो करेगा, मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन्होंने आपको ऑप्शन में यहाँ पे दे रखी है। अब सूसे वगैरह है, डेबियन वगैरह है, यही है।
मैक भी इन्होंने अभी इसलिए दे दिया क्योंकि क्या होता है ना, कुछ एप्लीकेशन इनको टेस्ट करनी होती है, जैसे मैक वाले मैक पे चलती है कि नहीं चलती है बाहर। नहीं, मैक का सर्वर कोई यूज नहीं करता है वैसे। अब एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए होता है ना, कई बार आपने कोई एप्लीकेशन बना दी, अब आपको उस एप्लीकेशन को टेस्ट करना है कि वो मैक पे चलेगी कि नहीं चलेगी, तो उसके लिए बना लेते हैं लोग, अदरवाइज उस पर जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहां से आप सेलेक्ट करते हो AMI, मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, आप यहाँ पे डायरेक्ट दे रहा है ऑप्शन जो ब्राउज मोर AMI पे क्लिक करोगे, तो ब्राउज मोर AMI पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी AMI शो कर रहा हूँ। ठीक है, चूज एन Amazon मशीन इमेज AMI, तो यहाँ पे क्विक स्टार्ट AMI दिखा रहा है। माई AMI का मतलब होता है, मान लो आपने कोई अ, अपनी खुद की AMI क्रिएट करके, मान लो मैंने कोई सर्वर बना दिया, मैंने उसकी इमेज क्रिएट कर दी एक। ठीक है, अगर मैंने कोई इमेज क्रिएट कर रखी है तो माई इमेज यहाँ पे शो करेगा। कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उस इमेज से सर्वर क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा। Amazon मार्केट प्लेस AMI, मार्केट प्लेस की AMI बहुत सारी पड़ी हुई है, अगर आपको वो यूज करनी है तो आप यहाँ से वो यूज कर सकते हो। कम्युनिटीज AMI भी पड़ी हुई है, आपको वो यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो, आपको विंडोज चाहिए, लिनक्स चाहिए, 64 बिट चाहिए, 32 बिट चाहिए, वो फिल्टर लगा सकते हो। फ्री टीयर वाली ही सिर्फ चाहिए आपको, तो ये जैसे मैं यहाँ पे फ्री टीयर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको सिर्फ फ्री टीयर वाली शो करेगा सारी, सबके ऊपर फ्री टीयर लिखा मिलेगा अभी। तो जो भी आपको सेलेक्ट करनी है, आप यहाँ से वो AMI सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 64 बिट, तो यहाँ से आप सर्वर लिनक्स का भी सिलेक्ट कर सकते हो, विंडोज का भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने सिलेक्ट कर दिया लिनक्स का, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक विंडोज का सर्वर क्रिएट कर रहा था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्विक स्टार्ट पे जाता हूँ दोबारा से, और एक विंडोज का सर्वर क्रिएट करके दिखाता हूँ अभी। विंडोज में गया, सर्वर 2022 ले रहा हूँ मैं अभी। यहाँ पे जो AMI आप सेलेक्ट करोगे वो आपका यहाँ पे ले लेगा। उसके नीचे आता है आपका इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप आपको, मान लो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी के लिए तो आप यहाँ पे T2 फ्री माइक्रो यहाँ पे यूज करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसमें आपको 1 वर्चुअल CPU मिल रहा है, 1 GB मेमोरी मिल रहा है। आपको करना क्या है, उसमें आपको सर्वर क्रिएट करना है, एक बार लॉगिन करके देखना कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपकी प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगी, मेरे जो काम करना था, राइट। यही करना है। अगर आपकी आती है बात कंपनी की, जब कंपनी आपके पास रिक्वायरमेंट्स लेके आती है कि मेरा जो ये प्रोजेक्ट है, मुझे इस पे इतनी हैवी एप्लीकेशन रन करनी है, तो वो आपको इंस्टेंस टाइप बना के देते हैं, बताते हैं आपको कि मुझे ये इंस्टेंस टाइप देना है, तो वो इंस्टेंस टाइप आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। अभी मैं यहाँ पे T2 माइक्रो ही ले रहा हूँ, फ्री टीयर एलिजिबल है ये, तो इसका मतलब आपको बिलिंग नहीं देना पड़ेगा। आपका जो स्टोरेज होगा उस पर, उसका आपको बिलिंग देना पड़ेगा बस। यूजर किस चीज के लिए चाहिए आपको, वो डिपेंड करता है ना। नहीं, 10 बंदों की टीम, वो काम क्या करते हैं 10 बंदे? आपका एक तो होता है कि आपने एप्लीकेशन सर्वर बना रखा है, वो 10 बंदे उस एप्लीकेशन को, डाटाबेस मतलब एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, सर्वर को एक्सेस नहीं करते। हाँ, हाँ। तो हाँ, वही चीज आ गई ना, वो प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होती है। अभी मैंने ये सर्वर मैंने बना दिया, इस पे भी आपको स्पीड अच्छी मिलेगी, मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा ना, तो ये आपको दिखेगा कि कितनी जल्दी आपका लॉगिन हो जाएगा, कितनी जल्दी आपका सर्वर क्रिएट हो जाएगा। T2 माइक्रो की। बट आपको अगर हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे हाई कॉन्फ़िगरेशन कोई भी ले सकते हो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है 96 वर्चुअल CPU, 192 GB मेमोरी दिख रही है। तो आपको यहाँ पे नीचे जाओगे तो और अच्छी हाई कॉन्फ़िगरेशन की टाइप भी मिलेंगी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपको जो प्रोजेक्ट के ओनर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कंपनीज के अंदर, कि वो आपको बताते हैं कि आपको चाहिए क्या, क्या पर्पज है आपका यूज करने का। हम T2 माइक्रो यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें तो कुछ करना नहीं है ना, हमें तो सिर्फ एक्सेस करवा के देखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका T2 माइक्रो में यहाँ पे ले रहा हूँ इंस्टेंस टाइप, जो मेरे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है, जो CPU है, मेमोरी है। उसके बाद आता है आपका की पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी AWS के अंदर। आपका की पेयर मतलब किसी भी सर्वर को जब आप क्रिएट करते हो, तो उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए आपको एक की पेयर की जरूरत पड़ती है। मतलब आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं देता, यूजर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं देता। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे की पेयर क्रिएट करते हो,
और जो की पेयर आप यहाँ पे क्रिएट करोगे वो ऑटोमेटिक आपके सर्वर के ऊपर यूजर नेम क्रिएट कर देगी और पासवर्ड आपका उस की पेयर के अंदर होगा। उस की पेयर से आप पासवर्ड को डिक्रिप्ट करोगे और फिर आप उस पर लॉग इन करोगे। कैसे करते हैं, तो मैं आपके यहाँ पे क्या करोगे, अगर आपके पास पहले से कोई की पेयर है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे न्यू क्रिएट न्यू पेयर पे क्लिक कीजिए, नाम डाल दीजिए की पेयर का कुछ भी, सर्वर डाल दीजिए जैसे मैंने, और मैं यहाँ पे विंडोज सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ तो प्राइवेट की फाइल में इसका डॉट पैम फाइल में रखूंगा और इसको क्रिएट कर दूंगा की पेयर को, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा मेरे डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट में, जहां पे भी करना है सेव करता हूँ। अब दूसरी चीज, अगर आपने इसको डिलीट कर दिया की पेयर को और आपने सर्वर को लॉगिन नहीं किया था तो आप अपने सर्वर पे लॉगिन नहीं कर पाओगे दोबारा बिना की पेयर के। तो पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं देता है आपको, अगर आपके पास की पेयर नहीं है तो। ठीक है, अब उसके बाद आती है नेटवर्क की सेटिंग, जो आप अपने सर्वर पे नेटवर्क रखना चाहते हो। अभी मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ, डिफॉल्ट सेटिंग के साथ आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे वीपीसी मेरा डिफॉल्ट है, सबनेट भी मैं यहाँ पे डिफॉल्ट ले रहा हूँ। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी हमें चाहिए उसको, क्योंकि हमें उसको एक्सेस करके देखना, लॉग इन करना है मुझे मेरे सर्वर के ऊपर, तो पब्लिक आईपी मुझे चाहिए। अगर आपको इन सेटिंग को एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा। वीपीसी को चेंज करना है तो डिफॉल्ट वाला है, आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। वीपीसी क्या होता है, यहाँ पे वीपीसी का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। जो आपका नेटवर्क की रेंज होती है ना, जैसे कंपनी में आपका क्या होता है, आपका एक नेटवर्क होता है ऑन प्राइम के अंदर, आपने एक नेटवर्क बना रखा है पूरा। जो नेटवर्क की रेंज होती है आपके आईपी एड्रेस की, उस रेंज की लिमिट होती है यहाँ पे। हाँ, तो ये उसकी रेंज होती है आपकी नेटवर्क की। ठीक है, तो ये आपने रेंज यहाँ पे डिफाइन कर दी कि मेरा जो सर्वर है वो इस रेंज के अंदर क्रिएट होना चाहिए। इसके अंदर भी आपको सबनेट होते हैं क्रिएट, कि जो इसके अंदर कौन से वाले सबनेट के अंदर क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक आईपी इनेबल करना है या नहीं करना है, तो पब्लिक आईपी अभी हम बाहर से कर रहे हैं, बट कंपनी के केस में ये डिसेबल रहता है मोस्टली, क्योंकि वहां पे आपको प्राइवेट का आईपी के थ्रू लॉगिन करना होता है सर्वर में, पब्लिकली वो किसी को अलाउ नहीं देते हैं। तो अभी हमें अपने सर्वर पे लॉगिन करके देखना, तो मैं इसको पब्लिक आईपी दूंगा। उसके बाद आता है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप क्यों चाहिए आपको, कि मेरा जो ये सर्वर है मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ कहाँ पे, 3389 पोर्ट के थ्रू, मतलब मुझे रिमोट लेना है आरडीपी के थ्रू इस सर्वर का। ठीक है, तो मैं आरडीपी के थ्रू इस सर्वर का रिमोट लूंगा, तो कहाँ से लूंगा मैं इसका, तो कहाँ से लेने का मतलब यहाँ पे दे रखा है, देखिए पहले इसने बोला सिक्योरिटी ग्रुप जो मेरा है, तो मैंने यहाँ पे रखा टाइप। टाइप मतलब कि मुझे आरडीपी या इनेबल करना है मेरे सर्वर के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे आरडीपी सिलेक्ट किया। ये टीसीपी और पोर्ट नंबर ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। यहाँ पे सोर्स टाइप मतलब जो मुझे सर्वर को मेरे को एक्सेस करना है, उसको कहाँ से करना है मुझे एक्सेस, तो यहाँ पे मैंने अभी एनीवेयर रखा हुआ है। तो एनीवेयर का मतलब होता है कि मेरे पास इंटरनेट होना चाहिए, चाहे मैं वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठा हूँ, मुझे ये सर्वर एक्सेस हो पब्लिक आईपी के थ्रू। हाँ, और अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो पर्टिकुलर एक आईपी रेंज से ही एक्सेस करना है, मान लो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई आईपी। माई आईपी पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये देखिए इसने ऑटोमेटिक एक आईपी ऐड कर दिया है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे गूगल करके दिखाता हूँ व्हाट इज माई आईपी, तो मेरा आईपी आपको यहाँ पे दिखेगा ये, मेरे लैपटॉप का। दैट मीन्स कि इस सर्वर को अब सिर्फ मैं मेरे ही आईपी से एक्सेस कर सकता हूँ, कहीं और से एक्सेस नहीं होगा ये सर्वर। हाँ, तो उसके लिए हम रूल ऐड करते हैं ना, और तो उसके लिए क्या होता है, जैसे अभी मुझे नहीं मेरे आईपी से नहीं करवाना, मुझे एक पूरे नेटवर्क रेंज से करवानी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कस्टम पे जाओगे और यहाँ पे उस नेटवर्क की रेंज डाल दोगे आप। जैसे अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0/0/0/0, तो इसका मतलब होता है इंटरनेट से कहीं से भी, मतलब बंदे के पास इंटरनेट होना चाहिए, वो कहीं से भी उसको एक्सेस। बट अगर मैं डाल देता हूँ, मान लो मेरी कंपनी का मेरे नेटवर्क रेंज है जो 192.168.20.190/25, मतलब मैंने ये रेंज डाल दी। इस रेंज के आईपी जितने भी होंगे इस रेंज में, तो वो बंदे इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक आईपी के थ्रू। इसके अलावा कोई भी बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता।
190 से 25 नहीं है, ये 20/25 का मतलब होता है सबनेट रेंज। अगर आपने थोड़ा बहुत नेटवर्किंग पढ़ा है तो सबनेट रेंज थोड़ा सा आपको एक बार देखना पड़ेगा, सबनेट कैलकुलेटर। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या डाला था, 25 डाला था, राइट। एक तो क्लासेज होती हैं इसके अंदर कुछ, तो मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1, क्लियर नहीं करने दे रहा मुझे। ये आपको क्लियर, चलो मैं इसमें आपको ना एग्जांपल के लिए वैसे बता देता हूँ। जो सबनेट रेंज होती है, जैसे मैंने डाला 192.10, मतलब मैंने एक रेंज डाली थी, उसके बाद मैंने कर दिया /24। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख रहे हो आप 192.0.0.0/2, तो 2 क्या है यहाँ पे, सबनेट है ये, कि मतलब /2 के सबनेट की रेंज में जितने भी आईपी आएंगे वो सारे आईपी उसको एक्सेस कर सके। तो मैं अगर यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो आपको ये दिखा देगा कि जो आपका ये /2 वाला आईपी रेंज है, इसमें आपको टोटल कितने आईपी मिलेंगे, कौन कौन से आईपी मिलेंगे, सारी डिटेल आपको शो कर देगा यहाँ पे। और उन आईपी रेंज से आप उस सर्वर को फिर एक्सेस करवा सकते हैं। तो मैं ना एक बार दूसरा वो दिखाता हूँ, अगर कुछ है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना बेसिक नेटवर्क का भी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने डाला यहाँ पे 192.168.0 और /128। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने ये रेंज ली है यहाँ पे एक 0.0 मैं देखूंगा यहाँ पे /24 मुझे ऐड करने देगा क्या, ये क्लास नहीं ऐड करने दे रहा मुझे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक रेंज दिख रही है आपकी, ये अगर इसके अंदर जैसे यहाँ पे सबनेट मास्क होता है 255 और ये 00 दिख रही है, तो इसके अंदर मतलब होता है कि आपको टोटल आईपी कितने मिलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेट रेंज क्या है और लास्ट ऑक्टेट रेंज क्या है, और इसके अंदर आपको टोटल वैलिड आईपी कितने मिलते हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर देता है कि यहाँ पे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपके सबनेट की रेंज रहती है, यहाँ से लेके और यहाँ तक आपके आईपीज मिलेंगे आपको, और उन आईपी एड्रेस से आप अपने सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, मैं एक दिन आपको ना थोड़ा सा नेटवर्क पे आपको इनका थोड़ा सा कि कैसे हमारा सबनेट रेंज रहती है, कैसे रहती है, एक दिन थोड़ा सा हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है, मान लो मैंने अभी इसको मैं क्या करता हूँ, कर दे अभी के लिए मैं कर देता हूँ इसको एवरीवेयर, कि कहीं से भी मैं एक्सेस कर लूँ 3389 पोर्ट के ऊपर। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम आपको देना है तो आप नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे मैं डाल देता हूँ टेस्ट जी, यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हो अपने का। और आपने अगर पहले से कोई सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रखा है तो आप उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप करके और उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जो भी आपको यूज करना है उसको भी यूज कर सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप को। तो मैं यहाँ पे अभी टेस्ट वाला लेता हूँ। नेटवर्क ट्रैफिक हमारा सारा सब कुछ सेम रखेंगे, हम अभी कोई ऐड नहीं कर रहा मैं। ओके, ठीक है। उसके बाद आती है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब होता है कि आप जो सर्वर क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर आपने जो हार्ड डिस्क लगाई है वो क्या बना रहे हो, कितने जीबी के लगा रहे हो। तो अभी आपकी बाय डिफॉल्ट ये 30 जीबी की ले रहा है, ये कह रहा है कि फ्री टीयर एलिजिबल कस्टमर कैन गेट अप टू 30 जीबी स्टोरेज। मतलब अगर आप 30 जीबी तक यूज करते हो तो ये आपकी फ्री रहती है, जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था कि कितने टाइम की, ठीक है। तो 30 जीबी तक फ्री रहती है, अगर 30 जीबी से ज्यादा यूज करते हो तो फिर आपको वो चार्ज करता है फ्री टीयर पे भी, ठीक है। और ये आपका बाय डिफॉल्ट 30 जीबी का एक सिर्फ रूट वॉल्यूम मतलब सी ड्राइव रहेगा आपका। उसके बाद अगर आपको कोई डी ड्राइव ई ड्राइव अटैच करनी है अपने सर्वर में तो आप यहाँ पे ऐड न्यू वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो और अपना नया कर सकते हो क्रिएट, मतलब। तो हम ये सारी चीजें कैसे करते हैं, अगर नया वॉल्यूम आपको ऐड करना है कैसे कर सकते हो, इंक्रीज करना है स्पेस कैसे कर सकते हो, सारी चीजें हम करेंगे कवर, ठीक है। एडवांस के अंदर थोड़ी डिटेल्स हैं, ये मैं सारी की सारी कल कवर करके दिखाऊंगा आपको कि कौन सी चीज का क्या मतलब होता है, सारी चीजें कैसे कैसे आती है। राइट साइड में आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं समरी।
समरी का मतलब होता है जो चीजें हमने यहाँ पे सिलेक्ट की हैं वो क्या क्या ली है। तो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस का मतलब है यहाँ पे कि आप कितने सर्वर लॉन्च करना चाहते हो इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। अगर आप एक ही सर्वर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे एक कर दीजिए, और अगर आपको 50 सर्वर सेम कॉन्फ़िगरेशन के क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ पे सिंपल 50 लिख दीजिए, तो आपके 50 सर्वर को सेम कॉन्फ़िगरेशन एक ही साथ में लॉन्च कर देंगे। आपको बार बार जरूरत नहीं है 50 सर्वर क्रिएट करने सेम चीज के साथ। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम एक ही सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमने 2022 सर्वर लिया है, इंस्टेंस टाइप हमने T2 माइक्रो लिया है, सिक्योरिटी ग्रुप हमने नया क्रिएट किया है, वॉल्यूम स्टोरेज हमने 30 GB का एक लिया है, और यहाँ पे आपको शो कर रहा है फर्स्ट ईयर। यहाँ पे शो कर रहा है इन योर फर्स्ट ईयर इंक्लूडिंग 750 hours of T2 micro for T3 micro in the region in which T2 micro is unavailable, instance usage on free tier AMIs per month 30 GB of EBS storage, 2 million input output, 1 GB of snapshot and 100 GB of bandwidth to the internet। मतलब ये चीजें आपको फ्री टीयर वाले अकाउंट में आपको मिलती हैं 1 ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, जब आपने अकाउंट क्रिएट किया होता है तो। ठीक है, हम उसके बाद लास्ट में आप कर देना लॉन्च इंस्टेंस। जैसे आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल शो करेगा लॉन्चिंग इंस्टेंस। ठीक है, जैसे ही आपका यहाँ पे सक्सेस शो करता है तो सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ इंस्टेंस, आपको यहाँ पे एक इंस्टेंस आईडी क्रिएट करके शो करता है। तो जितनी बार भी हम AWS के अंदर कोई नया सर्वर क्रिएट करते हैं तो आपको हर एक बार एक यूनिक इंस्टेंस आईडी मिलती है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको उस इंस्टेंस आईडी के ऊपर वो लेके जाएगा जो भी हमने लॉन्च की। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको शो कर रहा है इसका पेंडिंग है T2 माइक्रो, सारी डिटेल शो करेगा। ये एक तो यहाँ से शो करता है आपको कि हम उस इंस्टेंस आईडी पे चले जाएंगे, आपको वहां पे शो कर देगा। लोग्स आपको देखने हैं तो यहाँ पे आप लोग्स भी चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीजें वो कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट EC2 में जाते हो, EC2 के अंदर आप इंस्टेंसेस के अंदर जाते हो, तो इंस्टेंसेस के अंदर यहाँ पे आपको टोटल शो करेगा जो आपकी इंस्टेंस रन हो रही होंगी या स्टॉप होंगी या टर्मिनेट होंगी, या आपका कोई सर्वर स्टेटस चेक फेल है, मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है सर्वर पे, तो इंस्टेंसेस के ऊपर यहाँ पे वो सारी चीजों की डिटेल शो कर देता है। तो यहाँ पे आपने जो सिलेक्ट कर रखे इंस्टेंस उसको शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर लगा दिया हमने, सिर्फ इस इंस्टेंस की डिटेल शो करेगा। यहाँ पे हमने कोई फिल्टर नहीं लगा रखा तो यहाँ पे आपको सारे सर्वर की डिटेल शो करेगा जितने भी आपने क्रिएट कर रखे होंगे। अभी हमने एक ही क्रिएट कर रखा है तो हमारे पास एक ही शो कर रहा है आपको। ठीक है, जैसे ही आप अपने सर्वर को सिलेक्ट करते हो, तो जैसे हमने सर्वर को सिलेक्ट किया यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन शो, आपको आपके इंस्टेंस का नाम दिखाता है वेब सर्वर, आपको मॉडिफाई करना है इसको मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ पे वेब, आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। इंस्टेंस आईडी आपकी यूनिक होती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। स्टेट क्या आपका सर्वर का जो है वो आपका रनिंग स्टेट में है, स्टॉप स्टेट में है, और आपका मतलब टर्मिनेटेड, आपने टर्मिनेट कर दिया तो वो स्टेटस आपका यहाँ पे शो करता है। इंस्टेंस टाइप क्या आपका जो हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए T2 माइक्रो लिया हमने तो T2 माइक्रो शो कर रहा है। स्टेटस चेक अभी इनिशियलाइजिंग आ रहा है, तो स्टेटस चेक का मतलब वो क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे जो चीज आएगी तो वो मैं आपको कल डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हमारा नॉर्मली सर्वर यहाँ पे 2x2 पास होना चाहिए। अगर 2x2 पास है तो मतलब मेरा नॉर्मली सर्वर अप है। अगर आपको यहाँ पे एरर दिखा रहा है 1x2 2x0 तो आपको वहां पे मतलब आपके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है। अलार्म स्टेटस कुछ शो करता है आपको यहाँ पे दिखा देगा। अवेबिलिटी जोन, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे रीजन होते हैं और रीजन के अंदर आपके अवेबिलिटी जोन होते हैं, तो आपका किस अवेबिलिटी जोन के अंदर हमने ये सर्वर क्रिएट किया है। तो ये सर्वर मैंने आपको बताना ध्यान में नहीं रहा कि कहाँ पे हमने ये सिलेक्ट किया था। आपको याद है जब मैंने आपको नेटवर्क की डिटेल बताई थी कि हम VPC कहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, उसके नीचे मैंने सबनेट सिलेक्ट किया था, राइट। तो जो मैंने वो सबनेट सिलेक्ट किया था वो सबनेट आपका अवेबिलिटी जोन होता है। तो जो हमने वहां पे सिलेक्ट किया था वो हमने 1D सिलेक्ट किया था, इसलिए ये 1D के अंदर क्रिएट हुआ है। अगर हम वहां पे कोई और सबनेट सिलेक्ट करते तो वो और किसी रीजन के अंदर अवेबिलिटी जोन के अंदर क्रिएट होता। ठीक है, ये आपका पब्लिक IPv4 AWS का DNS बाय डिफॉल्ट DNS नेम पिक करता है वो दिखाता है। ये आपके सर्वर को पब्लिक IP मिला है जो बाय डिफॉल्ट मिला है। अगर मैं सर्वर को स्टॉप कर दूंगा तो ये IP चेंज हो जाएगा आपका।
क्योंकि ये पब्लिक आईपी मिला है बट ये परमानेंट नहीं रहता आपका, ये इलास्टिक आईपी नहीं होता। जैसे आप सर्वर को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करोगे ये आईपी आपका चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर आपको इसको परमानेंट फिक्स आईपी चाहिए तो आपको इलास्टिक आईपी लेना पड़ेगा और उस आईपी को आपके सर्वर के ऊपर अटैच करना पड़ेगा, फिर आप उसको स्टॉप करो जो मर्जी करो, आपका सर्वर का वो आईपी चेंज नहीं होगा पब्लिक आईपी। बट जब तक आप इसको नॉर्मल अपना आईपी रखोगे वो चेंज होता रहेगा। मॉनिटरिंग डिसेबल है, सिक्योरिटी ग्रुप नेम टेस्ट एसजी के नाम से रखा था हमने, की पेयर नेम क्या है उसका वो आपको शो कर रहा है, लॉन्च टाइम कब हमने इस सर्वर को लॉन्च किया था वो डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर, यही सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे डिटेल्स के अंदर नीचे शो करेगा। यहाँ पे आपको इंस्टेंस आईडी दिखाता है, आपका सर्वर का नाम दिखाता है, यहाँ पे आपकी इंस्टेंस आईडी क्या नाम है, पब्लिक आईपी क्या है उसका, प्राइवेट आईपी क्या मिला उसको, और इंस्टेंस स्टेटस क्या है, पब्लिक आईपी का डीएनएस नेम जो बाय डिफॉल्ट होता है एडब्ल्यूएस पे वो क्या है, होस्ट नेम क्या है इसका, मतलब अभी इसने ऑटोमेटिक होस्ट नेम उठाया है तो ये आपको पब्लिक आईपी के साथ आपका नाम, प्राइवेट आईपी के साथ आपको होस्ट नेम दिखाएगा। इंस्टेंस टाइप क्या है और इसका पब्लिक आईपी कौन सा साइन हुआ है, पीपीसी हमने कौन सा सेलेक्ट किया था, सबनेट आईडी कौन सी हमने सेलेक्ट कर रखी है, तो वो सारी सारी की डिटेल आपको यहाँ पे दिखा देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने इस पे इंस्टॉल किया विंडोज है, तो अगर लिनक्स होता तो आपके यहाँ पे लिनक्स शो करता, विंडोज है तो विनिक्स शो कर रहा है, कौन सी एएमआई ली है हमने विंडोज के अंदर वो शो कर रहा है, तो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है सारी की सारी। यहाँ पे थोड़ी कम डिटेल दी होती है क्योंकि स्पेस कम होता है यहाँ पे इसका, यहाँ पे और एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको शो कर, ठीक है। अब ये चीजें होगी, उसके बाद आती है बहुत सारी चीजें जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इंस्टेंस के ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप है, नेटवर्किंग है, स्टोरेज है, स्टेटस चेक है, मॉनिटरिंग है, टैग है। आप इंस्टेंस को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको इंस्टेंस का ऑप्शन स्टॉप, स्टार्ट, रिबूट, टर्मिनेट, कौन से ऑप्शन क्या होते हैं, एक्शन के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो धीरे धीरे हम इन सारे ऑप्शंस को कवर करेंगे एक एक करके और अपनी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी मेरा सर्वर देखिए यहाँ पे टेस्ट सर्वर है और यहाँ पे रनिंग है और स्टेटस चेक आपको क्या दिख रहा है 2/2 दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि मेरा सर्वर अभी अप हो गया है, मतलब अभी मेरा सर्वर, मैं लॉग इन कर सकता हूँ मेरे सर्वर के ऊपर। लॉग इन कैसे करना है, तो लॉग इन करने के लिए मैं अपने पब्लिक आईपी को कॉपी करूंगा या तो, और अपना जो नॉर्मल हम कंपनी में करते हैं टीएससी करते हैं यहाँ पे पब्लिक आईपी पेज कर दूंगा, कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, तो कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। अब आपके पास ना तो यूजर नेम है ना आपके पास पासवर्ड है, राइट, तो कैसे लॉग इन करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने सर्वर को सिलेक्ट करोगे, कनेक्ट का ऑप्शन आपको दिखता है यहाँ पे, आपका लिनक्स हो विंडोज हो कोई भी हो सबको आपको कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, कनेक्ट पे क्लिक करोगे, कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आरडीपी क्लाइंट का ऑप्शन दिखेगा, आरडीपी क्लाइंट पे जाओगे, आरडीपी क्लाइंट पे जाने के बाद अभी जो हमने यहाँ पे चीजें की थी, मैंने अभी हमने यहाँ पे डाला था पब्लिक आईपी, राइट, अगर आप पब्लिक आईपी नहीं डालना चाहते, आप चाहते हो नहीं मैं डीएनएस नेम से, तो आप यहाँ पे ये पब्लिक डीएनएस नेम भी यूज कर सकते हो इसका, मैं इसको पब्लिक इसको यूज करता हूँ और मैं इसको कैंसिल करता हूँ एक बार और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डीएनएस नेम, तो आईपी इसमें वही उठा लेगा, आईपी यहाँ पे वही है पब्लिक आईपी, उसके साथ डीएनएस नेम आ गया, तो यहाँ पे फिर आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। यूजर नेम इसने आपको दिखा दिया यहाँ पे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। दूसरी चीज होती है एक्सेस करने का तरीका, इसको मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ कैंसिल, इसको कर देता हूँ कैंसिल और यहाँ पे करता हूँ मैं डाउनलोड और रिमोट डेस्कटॉप फाइल और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, सेव कर लिया, मैं इस फाइल को करता हूँ ओपन, कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपसे वो आईपी नहीं पूछता, डीएनएस नेम नहीं पूछता, यूजर नेम नहीं पूछेगा, यहाँ पे आपसे सिर्फ पासवर्ड पूछेगा वो, क्यों, क्योंकि इसने ऑटोमेटिक इस फाइल के अंदर सारी चीजें पिक कर ली, आपका आईपी यूजर नेम, आपको चाहिए सिर्फ पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसे मिलेगा, पासवर्ड के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए पासवर्ड का ऑप्शन शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे गेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे, गेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपलोड प्राइवेट की फाइल्स, जो हमने की पेयर फाइलें क्रिएट की थी याद है आपको तो हमें क्या करना है, अपलोड प्राइवेट की फाइल पे क्लिक करना है और उस फाइल का नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, तो हमने कहाँ पे डाउनलोड में सेव की थी वो यही थी ना, वेब सर्वर की आज ही क्रिएट की हमने, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा की पेयर को, उसको ओपन कर दूंगा और ओपन करने के बाद वो की पेयर को आपको यहाँ पे शो कर देगा, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ गया, दैट मीन्स की पेयर जो हमने डाला है वो सही डाला है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डीक्रिप्ट पासवर्ड कर देंगे, तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड मिल, पासवर्ड को आप कॉपी करोगे
और आप अपने यहाँ पे पेस्ट कर दो और आप इसको ओपन करोगे। यस, आपका सर्वर लॉगिन हो जाएगा। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए आपने कितनी ली है हमने। 1 वर्चुअल सीपीयू लिया है और 1 जीबी रैम थी ना शायद उसमें T2 माइक्रो में। हाँ, तो देखिए और इतनी जल्दी हमारा सर्वर लॉगिन हो गया है हमारा आपके सामने। हाँ, मतलब AWS पे है, ये काफी पावरफुल है ये। तो ऐसा नहीं है जो हम नॉर्मल अपने उसमें क्रिएट करते हैं जो वही होता है, इसमें थोड़ी पावरफुल चीजें हैं ये। तो इस करके हुए तो इतनी जल्दी देखिए हमारा सर्वर लॉगिन भी हो गया, हमने लॉगिन कर लिया सर्वर के ऊपर। अब मुझे जो काम करने हैं मेरे सर्वर के अंदर मैं वो काम करूंगा। मुझे कोई एप्लीकेशन बनानी है, मुझे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस करनी है, DNS बनाना है, कुछ भी बनाना है, मैं अपने इसके अंदर करता रहूंगा। एक तरीके से हमारी वर्चुअल मशीन बन गई है। और एक्सेस करने का तरीका आपको पता चल गया। इसी तरीके से हम वर्चुअल मशीन को एक्सेस करते हैं, इसी तरीके से आप AWS सर्वर को एक्सेस करते हैं। आपके पास वर्चुअल मशीन आप जब ऑन प्राइम के अंदर क्रिएट करते हो तो वहां पे आपको एक्सेस करने का एक अल्टरनेट ऑप्शन क्या रहता है, आपके पास जो आपका टूल होता है, जिस टूल के ऊपर आपने जैसे हाइपर भी यूज कर रखा है या VMware यूज कर रखा है, तो आप वहां पे उसकी कंसोल लॉगिन कर सकते हो, राइट। बट इसके अंदर आपको ऐसा नहीं होता, यहाँ पे EC2 सीरियल कंसोल देता है आपको, बट इसमें आपकी कुछ लिमिट होती है, कुछ इंस्टेंस टाइप होते हैं जो आप इनको एक्सेस कर सकते हो। सारे इंस्टेंस को आप यहाँ पे कंसोल के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। ये क्या कह रहा है, टू कनेक्ट टू सीरियल कंसोल सीरियल पोर्ट ऑफ एन इंस्टेंस यूजिंग द EC2 सीरियल कंसोल, द इंस्टेंस मस्ट यूज एन इंस्टेंस टाइप दैट इज बिल्ट ऑन AWS Nitro बेस। मतलब अगर आपका इंस्टेंस टाइप निट्रो बेस्ड है सिस्टम है तो आप उसको कंसोल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ये ऑप्शन नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे सेशन मैनेजर्स हैं। बट यहाँ पे भी कुछ लिमिट होती है क्योंकि अभी हम फ्री वाला अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो फ्री वाले अकाउंट में आपको सारी चीजें ये यूज नहीं करने देता। बट सर्वर कैसे क्रिएट करते हो, कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ये आपको पता चल गया। कल हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। हमने ये सर्वर क्रिएट किया है तो कल भी देखते हैं हम। थोड़ा टॉपिक लेंथी रखेंगे, जैसे आज हमने अराउंड 2 घंटे के आसपास का हो गया सेशन। तो कल के टॉपिक में हम क्या करेंगे, कल के टॉपिक में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे इसकी, कि जो सिक्योरिटी ग्रुप कैसे होता है, डिटेल चेक करनी है, नेटवर्किंग, स्टोरेज, स्टेटस चेक, मॉनिटरिंग, टैग्स, और इसके अंदर जो हमें ये ऑप्शंस मिलते हैं सारे, जैसे इंस्टेंट सेटिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, क्या क्या काम होता है इनका, तो वो सारे ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। वैसे तो जब हम ये काम आगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, सारी ये प्रैक्टिस आपको अलग से भी आएगी सारी की सारी। बट एक बार रिव्यू करेंगे कल हम कि एक इंस्टेंस के ऊपर ये कौन कौन से क्या क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया है, आप चाहते हो सर्वर को टर्मिनेट करना, तो आप अपने सर्वर को सेलेक्ट करेंगे, इंस्टेंस स्टेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन देगा टर्मिनेट इंस्टेंस। तो टर्मिनेट इंस्टेंस का मतलब स्टॉप में क्या रहेगा, आपका सर्वर क्रिएट रहेगा इसके ऊपर, उसको शट डाउन कर देगा वो। उसमें पैसे वो, अगर आपने अकाउंट आपका पुराना हो चुका है तो आपसे पैसे लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि आपके सर्वर के ऊपर आपकी जो स्टोरेज लगा हुआ है वो यूज हो रहा है आपका भी। अगर आप उसको टर्मिनेट कर दोगे तो आपने अपने सर्वर को फ्री कर दिया, कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो AWS। बट अगर आपने सर्वर को शट डाउन कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो वो स्टोरेज यूज कर रखा है, स्टोरेज आपके सर्वर पे रिजर्व हो रखा है, तो वो स्टोरेज के आपसे पैसे लेता है। तो इसलिए आप लास्ट में आप इसको टर्मिनेट कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने टर्मिनेट किया मेरा रिमोट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ पे आपको सेटिंग डाउन शो कर रहा है और सेटिंग डाउन के बाद थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे शो करेगा टर्मिनेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मेरे ख्याल से बहुत हो गया आज के लिए। तो कल फिर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इसी टू इंस्टेंस के बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे वर्क करती हैं।